हेलो हेलो, कैसे हैं आप लोग? सब एकदम बढ़िया, ठीक ठाक हैं बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एनसीईआरटी की है तो अच्छी बात है, नहीं की है तो उसको करना जरूरी है। उसके अलावा अगर आप ढूंढ रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो ये रहे, ध्यान से देखना। अब प्रोबेबिलिटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी होंगे हम लगाएंगे, मैक्सिमम जितने भी हो सकते हैं उनको करेंगे। और उसके अलावा जितने भी स्टैटिस्टिक्स के ज़्यादा नहीं, आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 क्वेश्चन कर लो, उन्हीं में से एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी के भी 20 क्वेश्चन के आसपास है, छोटे छोटे क्वेश्चन से, और स्टैटिस्टिक्स के 10 क्वेश्चन के आसपास है। टोटल मिला के 30 क्वेश्चन होने वाले हैं लगभग, और इन्हीं में से एग्जाम में आने के चांसेस हद से ज़्यादा रहते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है 2 डाइज आर थ्रोन टुगेदर। 2 डाइस को एक साथ जब हम थ्रो करते हैं तो याद रहे, जब 2 डाई को एक साथ फेंकते हैं तो हमारे पास टोटल 36 आउटकम होते हैं। ये 36 आउटकम हमने लिखे हैं, आप लोग ये वाली बात याद रखेंगे। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं जब 2 डाइस को थ्रो करते हैं? सर होते हैं 36। ठीक है, कौन कौन से होते हैं देखो ध्यान से। हो सकता है पहले वाले डाइस पे 1 आए, दूसरे वाले पे भी 1 आ जाए। हो सकता है पहले वाले पे 1 आए, दूसरे पे 2। हो सकता है पहले पे 1, दूसरे पे 3। ऐसे ही करता जाएगा, 2 के साथ भी चलेगा, 3 के, 4 के, 5 के और 6 के साथ भी ऐसे ही चलता जाएगा। टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 36। बात याद रखना है वाली आप। ठीक है, उसने क्या बोला है? द प्रोबेबिलिटी दैट दे शो डिफरेंट नंबर। अलग अलग नंबर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ जब नंबर अलग अलग होगा। एक बात याद रखो, नंबर अलग अलग कहाँ पे है? जहाँ पे नंबर सेम नहीं होगा वहाँ पे नंबर अलग अलग होगा। बच्चों सोचो, सेम नंबर कहाँ हो सकता है? सर सेम नंबर एक ये रहा, एक ये रहा 3, और भैया एक ये रहा 4, एक ये रहा 5, और एक कहाँ है? ये रहा 6। ये 6 वो नंबर है जो कि बिल्कुल सेम है। इसके अलावा जितने भी नंबर होने वाले हैं वो सारे के सारे क्या अलग अलग हैं? हाँ बिल्कुल ठीक बात है। अब प्रोबेबिलिटी का सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है आपको। एग्जाम में लिखने का तरीका यही रहेगा, सबसे पहले फॉर्मूला, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद आंसर लिखना है। ये 4 स्टेप में आपको अपना आंसर्स को ख़त्म करना है, सोल्यूशन को। देखो तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होने वाला है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, एक बार लिख रहा हूं, बार बार नहीं लिखूंगा। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये वाली बात आप अभी रट लेंगे। देखो अगर आपको थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट इधर दिखाई दे रहा है तो थोड़ा कोऑपरेट करो, है ना। देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अपने फेवर में कितने आउटकम है? सर जो अलग अलग वाले हैं वो सारे के सारे अपने फेवर में। अलग अलग कितने? 1 2 3 4 5 6 तो सेम वाले हैं। टोटल 36 हैं। 36 में से सेम वाले तू माइनस कर दे, बचेंगे कितने? 30। ये 30 अलग अलग वाले हैं सारे। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? सर 30 डिवाइडेड बाई 36। अब इसको डिवाइड लगाओ, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, आंसर आ गया 5/6। बात समझ पा रहे हैं? तो फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। सेकंड की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखना। अच्छा एक बात और सुनो, अगर आपसे वो पूछ ले कि सेम वाले बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो नंबर आप चूज करोगे वो नंबर बिल्कुल सेम होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर उसकी प्रोबेबिलिटी होगी सेम वाले 6 हैं, टोटल 36 हैं, तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। ठीक है, अब एक बात और याद रखेंगे, अगर सेम वाले की 1/6 है और आपको अलग अलग वाले की पूछी है तो अलग अलग वाले के निकालने का तरीका एक तो ये है कि हमने अलग अलग वाले देख लिए कितने फेवरेबल आउटकम है, वो 30 थे। दूसरा तरीका ये है कि जब आप सेम की प्रोबेबिलिटी निकाल लोगे, उस सेम की प्रोबेबिलिटी को अगर आप 1 में से माइनस कर देते हो तो आ जाता है अलग अलग वाले का। देखो इसको इधर लेके जाओ, 6 1 जा 6 माइनस 1/6, 6 में से 1 जाएगा 5, 5/6। ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। बात समझ पा रहे हैं? अगर आप सेम वाले निकाल लेते हैं और अलग अलग वाले का आपको पूछा है तो आप 1 में से माइनस कर देना, तब भी एकदम ठीक जाएगा। तो आप इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं, समझ गए आप लोग? ठीक है, हम उसकी निकाल लेंगे कि भाई सेम वाले कितने होने वाली है, और अलग अलग निकालने वाले के लिए 1 में से माइनस कर देंगे तब भी ठीक है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सम 1 होता है। देखो कोई इवेंट हो रहा है और वही सेम इवेंट अगर नहीं हो रहा है तो दोनों को प्रोबेबिलिटी को जब ऐड करते हैं उसका आंसर 1 आता है। उसको डिस्कस करेंगे आगे। अभी ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 2 डाइज आर थ्रोन टुगेदर। क्वेश्चन नंबर 2 में भी यही बोला है, 2 डाई को हमने थ्रो किया तो ये रे टोटल आउटकम है ना। यहाँ से हमें थोड़ा इजीली हो जाएगा हमारा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑन देयर अपर फेस इक्वल टू 3। जो डिफरेंस होगा वो 3 आना चाहिए। अपर फेस पे जो भी नंबर आएंगे उनके डिफरेंस जो होंगे वो 3 आना चाहिए। ध्यान से समझो मेरी बात। डिफरेंस 3 कहाँ पे आ रहा है? सर एक तो यहाँ पे आ रहा है,
यहाँ पे डिफरेंस 3 आएगा, बिल्कुल सही बात है। अगर सर यहाँ पे आ रहा है तो और कहीं भी जरूर मिलेगा, यहाँ पे डिफरेंस 3 आ रहा है, बिल्कुल सही बात है। 1 4 पे है तो 4 1 पे भी मिलेगा, ये रहा डिफरेंस 3। 2 5 पे है तो 5 2 पे भी मिलेगा, ये रहा डिफरेंस 3। हाँ, अब 6 वाला चेक करो, 6 3 है तो 3 6 भी मिलेगा, 3 6 भी मिलेगा। कहाँ है 3 6, ये रहा 3 6। आप बात समझ पा रहे हैं क्या? तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 3। बच्चों डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा माइनस करना है। ये मत सोचना कि सर आपने अगर इसको मार्क किया है 2 5 को, यहाँ पे तो 2 में से 5 जाएगा, -3 बचेगा, नहीं। जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो बड़े में से छोटा माइनस कर देते हैं। तो डिफरेंस 3 कहाँ कहाँ आ रहा है? एक तो सर यहाँ पे 1 2 3 4 और एक आ रहा है 5, एक जगह और आएगा भाई, हमने कौन सा छोड़ दिया है? 1 2 3 4 5 6, 6 बार हमारा डिफरेंस 3 आ रहा है। तो हमारे फेवर में क्या है? 6 आउटकम हो गए, बिल्कुल सही बात है। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए इस बार? सर फेवरेबल आउटकम हो गए 6। टोटल कितने हैं? 36। डिवाइड लगाओगे 1/6, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हो? देखो कुछ भी पूछे, प्रोडक्ट 1 आ रहा है, डिफरेंस 3 आ रहा है, मल्टीपल ये आ रहा है, वो आ रहा है, बस आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए। इसमें से अपने फेवर के ढूंढो। जो वो बोल रहा है ना, जो क्वेश्चन में बोला है वो अपना फेवर है, और टोटल तो हम जानते सर ये रहा। बात समझ पा रहे हो? हाँ। अब बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं, फॉर्मूला आप एक बार याद रखो, और आप हमेशा याद रखना पहले फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद वैल्यू पुट करनी है, उसके बाद कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद हमें ठीक तरीके से आंसर लिखना है। ऐसे ही मार्क्स दिए जाते हैं CBSE बोर्ड में, ठीक है? ध्यान से देखो। हाँ, जब कॉपी चेक करने जाते हैं तो हम भी ऐसे ही मार्क्स देते हैं भाई। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई, अब एक डाई आपने उछाला, सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई, एक बार उछाला। देखो अगर एक बार हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आउटकम आते हैं। 2 बार थ्रो करोगे तो 36 आएंगे, एक बार थ्रो करोगे तो 6 आएंगे। बताओ बात समझे क्या? अगर 2 बार थ्रो करोगे तो ये रहे 36, एक बार थ्रो करोगे तो ये रहे 6 आउटकम, बिल्कुल सही बात है। द प्रोबेबिलिटी कहाँ गया? द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। बच्चों कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। तो यहाँ पे एक कंपोजिट नंबर बच्चों ये रहा हमारा, एक कंपोजिट नंबर ये रहा। 2 कंपोजिट नंबर नहीं होता, 2 इवन प्राइम नंबर होता है। 2 इवन भी होता है, प्राइम भी होता है, और 1 ना ही कंपोजिट होता और ना ही प्राइम होता। ये वाली बात आप याद रखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई सर? 2 तो कंपोजिट नंबर हैं, टोटल अपने 6 हैं, तो 1/3 अपनी प्रोबेबिलिटी हो गई। बात समझ पा रहे हो? आसान आसान से क्वेश्चन है बट अच्छे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में भाई साहब ने बोला है ए डाई इज थ्रो ट्वाइस, एक डाई को 2 बार उछाला। सर ये रही 36 आउटकम। हमने ना सबसे पहले डाई वाले क्वेश्चन रखे हैं, बहुत सारे हैं डाई वाले, काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, उतने भी नहीं है तो काफ़ी डाई वाले भी पूछे जाते हैं, और कोइन वाले भी अच्छे खासे आते हैं, कार्ड्स वाले आते हैं, और इन 3 के अलावा एक अलग टाइप होता है जिसमें बॉल्स दे देता है, वो मार्बल्स दे देता है ना, कुछ वाले क्वेश्चन पूछता है। बोला है अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, एक डाई को उछाला गया, ठीक है, 2 बार उछाला गया, ये रहे अपने आउटकम। उसने बोला है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम एट लीस्ट वंस, 5 कम से कम एक बार आएगा। अगर 2 बार आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट एक बार तो 5 आएगा ही। अब ध्यान से देखना, 5 कम से कम एक बार आएगा। सर ये रहा 5 आ रहा है, सर यहाँ पे आ रहा है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 वाला भी ऐड करना है। कम से कम का मतलब होता है अगर ज़्यादा वाला भी आ रहा है तो ऐड कर लो, और एक ये रहा। तो टोटल कितने हो गए सर? 6 तो ये हो गए, 7 8 9 10 11, टोटल हो गए 11। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई फर्स्ट वाले पार्ट की? सर प्रोबेबिलिटी हो गई 11/36। कोई दिक्कत वाली बात? नो सर। बी वाला पार्ट देखो, बोला है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 आएगा ही नहीं, एक भी बार नहीं आएगा, ना तो एक बार आएगा ना 2 बार आएगा। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर आपने प्रोबेबिलिटी निकाली है 5 कम से कम एक बार आने की, और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 के ना आने की, मतलब आए ना एक भी बार, तो बच्चों अभी नहीं बताया था 1 में से माइनस कर देंगे, तो 1 में से 11/36 को माइनस करो, आंसर आ जाएगा 36। यहाँ पे लेके जाओ, 36 - 11 डिवाइडेड बाय 36 कितना आएगा? तो 25 डिवाइडेड बाय 36, ये हमारा आंसर। बात समझ पा रहे हैं क्या आप लोग?
अच्छा सोचो ना, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते, वो बोलेगा कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो एक भी बार नहीं आएगा। एक भी बार नहीं आएगा तो जो ये 11 बार तो कम से कम वो 11 बार वो था कि कम से कम वो एक बार आया था। 11 आउटकम हमारे वो थे जिसमें वो कम से कम एक बार आ रहा था और एक जगह 2 बार आ रहा था। टोटल होते हैं 36। उनमें से अगर मैं 11 माइनस करूंगा, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 25 हमारे फेवर में हो जाएंगे जिनमें वो आ ही नहीं रहा होगा। टोटल कितने होते हैं सर? टोटल 36। ये लो, ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट 1 में से माइनस करके भी आप लोग कर सकते हैं। समझ गए? सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना और नीचे लिख देना। अगर ऐसे करके आओगे नहीं कटेंगे मार्क्स, ठीक है, दिक्कत ना लो। अगर ऐसा लिखना चाहते हो, लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग दिस, लेट एफ बी द इवेंट ऑफ गेटिंग दिस नंबर दैट नंबर, वो भी ठीक है। बट अभी के लिए केवल हमें क्या समझना है? क्वेश्चन लगाने आने चाहिए, कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर करना है। फॉर्मूला लिख के आंसर कैलकुलेशन करके आंसर लिखोगे वो भी गलत नहीं जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं? एग्जामिनर भावनाओं को समझता है, बिल्कुल समझता है, ठीक है। लैंग्वेज नहीं भी लिखेंगे तो आपकी भावना समझेगा और आपको मार्क्स देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ध्यान से देखें क्या कुछ लिखा है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई उछाला गया भैया एक बार। तो 1 2 3 4 5 6 सर ये हमारे आउटकम्स होंगे, बिल्कुल सही बात है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर विच इज ए प्राइम, प्राइम नंबर को गेट करने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्राइम नंबर कौन कौन सा है सर इसमें? एक तो 5 है, एक 3 है और बच्चों 2 भी प्राइम नंबर है। हमने बताया था 2 एक इवन प्राइम नंबर है। याद रहे प्राइम नंबर वो होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितने अपने फेवर में? 1 2 3 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितने? 6। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ए पार्ट खत्म। इसका बी पार्ट ध्यान से देखो, लिखा है लाई बिटवीन 2 एंड 6। 2 और 6 के बीच में कौन कौन लाई करता है सर? 2 और 6 के बीच में 3 4 5 3 नंबर लाई कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/6। जो अपने फेवर में होता है उसको ऊपर लिखते हैं और टोटल को नीचे। आसान था, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट हो गए कार्ड्स वाले। अब थोड़ा सा कार्ड की इन्फॉर्मेशन मुझे साइड में लिखनी होगी और फिर डायरेक्टली ऐसे ही देख देख के करते रहेंगे, इजी होगा, ठीक है। इसको रफ करता हूं मैं, आप नोट करिए जल्दी फटाफट। अच्छा एक बात बताओ, अगर उसने पूछ लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी अगर उसने पूछा तो इवन प्राइम नंबर केवल एक है, ये 2, और टोटल कितने? 6। तो इवन प्राइम नंबर 1, टोटल 6, तो 1/6। समझ गए? वो कुछ भी पूछे बस आपको पता होना चाहिए यार। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ध्यान से देखना क्वेश्चन 6 को। कार्ड्स वाला क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन कार्ड वाले भी निपटाते हैं अपने। ध्यान से देखो, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, नहीं पता है तो ध्यान से देखो। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 26 ब्लैक कार्ड होते हैं और 26 रेड कार्ड होते हैं। 26 ब्लैक कार्ड के अंदर भी वो 13 और 13 में डिवाइड रहते हैं। 13 स्पेड कार्ड होते हैं, 13 क्लब कार्ड होते हैं। रेड के अंदर भी 13 हर्ट के कार्ड होते हैं और 13 डायमंड के कार्ड होते हैं। याद रखना ये सब बातें। अच्छा हर एक सूट के अंदर ऐसे ही होता है, किंग क्वीन जैक एक, किंग क्वीन जैक एक, किंग क्वीन जैक एक, उधर तक ऐसे ही होता है। तो स्पेड में किंग होता है, क्वीन होता है, जैक होता है, एक होता है, उसके बाद नंबर लिखे रहते हैं 2 3 4 5 6, ठीक है। क्लब में भी ऐसे ही होता है, मतलब ब्लैक कार्ड के अंदर स्पेड और क्लब के अंदर भी डिवाइड होते हैं। रेड कार्ड के अंदर हर्ट और डायमंड के अंदर भी डिवाइड होते हैं। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो पता होनी चाहिए भाई। किंग क्वीन जैक को फेस कार्ड बोला जाता है। तो 3 फेस कार्ड होते हैं स्पेड के, 3 फेस कार्ड क्लब के, 3 फेस कार्ड हर्ट के एंड 3 फेस कार्ड डायमंड के। टोटल फेस कार्ड 3 6 3 3 3 चौक 12, 52 में 12 फेस कार्ड होते हैं। समझ गए? तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन 6 कह रहा है अ कार्ड इज ड्रॉन at random from a well shuffled pack of 52 cards, the probability that card is not an egg। प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? एक ना होने की। बोला है ना, नॉट एन एक, एक ना हो। एक कितने होते हैं? 1 2 3 4, टोटल 4 एक होते हैं। अच्छा टोटल कार्ड 52 है, 52 में से उसने कहा है एक ना हो, तो भैया एक को माइनस करो ना, कितने रह जाएंगे सर? 48। तो टोटल ऐसे 48 कार्ड हैं जिनमें एक है ही नहीं। उसने यही बोला था एक होना नहीं चाहिए। तो इन 48 में से अगर निकाला जाएगा तभी काम बनेगा, क्योंकि इन 48 में एक नहीं है। तो ये हमारे क्या फेवरेबल आउटकम हो गए? बिल्कुल सही बात है। तो ये हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम। तो प्रोबेबिलिटी यही अपना प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम 48,
टोटल आउटकम 52। अब इसको डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। समझ गए आप लोग? ठीक है, अब इसको डिवाइड करो। चलो डिवाइड कर सकते हैं। देखो दो से डिवाइड लगा लो ना। 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। बात समझ में आ रही है? देखो 2 से डिवाइड लगाया, 24/26 आ गया है। अब किससे जा रहे हैं? अगेन 2 से, 12/13 आंसर आ गया। बात समझ पाए आप लोग? यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलो। 7 क्वेश्चन में बोला है अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ कार्ड दैट इज नाइदर अ स्पेड नॉर अ किंग। ना ही तो स्पेड होना चाहिए, ना ही किंग होना चाहिए। किंग कितने हैं? 1 2 3 4, 4 किंग है। स्पेड कितने हैं सर? ये स्पेड है 26। अब ये मत कर देना 26 + 4 30 कर दो, नहीं गड़बड़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो किंग वाला है ये आपने 2 बार काउंट कर लिया। देखो ना यार, स्पेड है, कितने स्पेड है? 13। 26 क्यों बोल दिया हमने? नहीं, स्पेड नहीं होना चाहिए और किंग नहीं होना चाहिए। तो आप ये मत कर देना कभी 13 तो स्पेड के लिखो और टोटल 4 किंग लिख दो और बोलो सर 17 कार्ड हो गए, तो कहानी हो जाएगी गलत। गलत क्यों हो जाएगी बेटे? गलत इस वजह से हो जाएगी क्योंकि जब आप स्पेड काउंट कर रहे थे तो उसमें पहले से ही एक किंग आपने काउंट कर लिया था। ठीक है, तो स्पेड टोटल कितने होते हैं सर? टोटल स्पेड होते हैं 13। अब उसने कहा स्पेड भी नहीं होना चाहिए और किंग भी नहीं होना चाहिए, तो 13 तो स्पेड है। किंग कितने हैं? 1 2 3 और किंग बच गए हैं क्योंकि एक किंग आपने पहले से ही काउंट कर लिया तो उसको वापस से काउंट नहीं करेंगे। तो 13 स्पेड में एक किंग तो आ ही गया। 1 2 3 किंग ये रहे, तो 13 ये रहे और 3 ये रहे, तो 16 कार्ड ऐसे हो गए जिनके बारे में वो थोड़ा सा जानकारी चाहता है। उसने कहा है ना प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड नाइदर स्पेड नोर अ किंग, ना ही तो स्पेड हो ना ही किंग हो, मतलब ना ही तो ये 13 होने चाहिए ना ही ये 3 होने चाहिए। ये 16 कार्ड बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। टोटल कार्ड कितने हैं सर? 52। 52 में से कितने बोला है उसने कितने नहीं होने चाहिए सर? ये वाले कितने? 13 और 3 16। 16 कार्ड होने नहीं चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? तो कितने होने चाहिए? कितना बचेगा? 12 में से 6 जाएगा 6, 36 कार्ड होने चाहिए। भैया ये देखो ध्यान से, स्पेड और किंग नहीं होना चाहिए, उसके अलावा अगर हो तो काम चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो उसने प्रोबेबिलिटी किसका पूछा है? द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए कार्ड नाइदर स्पेड नोर अ किंग। वो वाली प्रोबेबिलिटी निकालने जिसमें ना ही तो किंग आए और ना ही स्पेड आए। तो ना ही ये स्पेड आए ना ही ये किंग आए, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी जो होगी वही अपना आंसर होगा। बात समझ पाए आप? बिल्कुल। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर? ऐसे कार्ड कितने हैं जहां पे स्पेड और किंग नहीं आ रहा है सर? ऐसे कार्ड 36 है, तो ये अपने फेवर की बात है बच्चों। तो 36 बटे टोटल कितने हैं? 52। इसको डिवाइड लगाएंगे, अपना आंसर आ जाएगा। 2 से डिवाइड लगाओ 18, 2 से डिवाइड लगाओ 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 से डिवाइड लगाओ 9, 2 से डिवाइड लगाओ 13, 9/13 इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी। ये वाली बात समझना जरूरी है बच्चों। उसने कहा था, एक मिनट बताओ, ये वाली बात आप समझ पाए कि ना ही तो स्पेड होना चाहिए ना ही किंग होना चाहिए। तो स्पेड और किंग को गायब करो, बचे कितने? 36 कार्ड, तो 36/52 अपना आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 भाई, क्वेश्चन नंबर 8 एकदम अच्छे वाला है, इसको रफ करना पड़ेगा, थोड़ा स्पेस चाहिए उसके लिए। देखो अब ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 8 देखो ध्यान से बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है? 8 में बोला है 52 कार्ड में से आपने जैक एंड किंग के कार्ड निकाल लिए हैं, क्वीन एंड एग के कार्ड भी निकाल लिए, बट थोड़ा सा अंतर है। बोला है जैक एंड किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर के जैक और किंग आपने गायब किए, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद एग एंड क्वीन ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर के क्वीन दोनों गायब कर दिए और दोनों ही एग गायब कर दिए। बात समझ पा रहे हो बच्चों? रेड कलर के तो हमने जैक और किंग, ये रहा 2 जैक हैं 2 किंग है, ये गायब किए। और ब्लैक कलर के क्वीन एंड एग गायब कर दिए, एग गायब किए। 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल मिला के 52 कार्ड में से 8 कार्ड आपने पहले ही निकाल लिए हैं, तो कार्ड बचे हैं 44। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया? द रिमेनिंग कार्ड्स आर मिक्स। अब जो बचे कार्ड हैं उनको मिक्स किया है, अब उसमें से एक कार्ड रैंडमली निकालना है। बच्चों एक बात याद रखना, जब ये कार्ड आपने पहले ही निकाल लिए तो इनका कोई भी मतलब नहीं बैठेगा, इनको हम काउंट ही नहीं करेंगे। ये वाली बात आपको याद रखनी है। जब वो बोल देगा कि ये वाले कार्ड आपने निकाल लिए, तो अब ये निकालने के बाद कार्ड ही टोटल 44 बचे हैं। अब जो कार्ड बचे हैं उनके अंदर कुछ अगर वो निकालने के लिए बोलेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। बोला है अब ब्लैक क्वीन, एक ब्लैक क्वीन निकाल के बताओ
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉन कार्ड इज अ ब्लैक क्वीन। ए पार्ट में उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि ब्लैक क्वीन की प्रोबेबिलिटी बताओ। बच्चों ब्लैक की 2 क्वीन थी, वही आपने पहले से निकाल के अलग रख दी है, तो प्रोबेबिलिटी कहाँ से बता दोगे? तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई इसकी? 0, क्योंकि ब्लैक क्वीन इन 44 कार्ड्स में है ही नहीं। तो 0/44 करोगे तब भी कितना आएगा? 0। बात समझ पाए? ये क्वीन तो आपने पहले ही अलग निकाल ली है, अलग निकाल के रख लिए। जो कार्ड बचे थे आपके पास 44 उनको मिक्स किया था। अब उसमें से कहाँ से क्वीन आ जाएगी ब्लैक कलर की? नहीं आएगी, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 0। अब इसी का बी पार्ट क्या बोला है? अ कार्ड ऑफ रेड कलर, रेड कलर का कार्ड। अच्छा, रेड कलर का कार्ड, रेड कलर के कितने कार्ड है सर? टोटल तो 26 थे। हाँ बिल्कुल सही बात है, बट उसमें से 1 2 3 4 हमने पहले ही निकाल लिए थे। हाँ, तो नंबर ऑफ रेड कलर कार्ड, रेड कलर COLOR भी बनता है शायद, है ना? COLOUR लिख दो। चलो, नंबर ऑफ रेड कलर कार्ड कितने होंगे सर? टोटल तो 26 है, उनमें से 2 और 2 4 आपने पहले ही निकाल लिए, तो बचे कितने? 26 - 4 22। अब प्रोबेबिलिटी बतानी है, रेड कलर के कार्ड की प्रोबेबिलिटी बतानी थी कि हम रेड कलर का कार्ड निकालेंगे। रेड कलर के कार्ड कितने बचे हैं? 22। टोटल कितने हैं? ये रहे 44। तो 22/44, 52 मत कर देना, तो 1/2 आ जाएगी। तो बी वाला पार्ट भी खत्म। सी वाले पार्ट की तरफ चलो। जैक ऑफ ब्लैक कलर, ब्लैक कलर का जैक, ये रहे ब्लैक कलर। ब्लैक कलर के जैक कितने हैं सर? 2 जैक हैं ब्लैक कलर के। हाँ, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो 2 ब्लैक कलर के जैक हैं। टोटल कार्ड सर, टोटल कार्ड तो वही अपने 44 हैं, डिवाइड लगाओ, 22 नीचे आएगा, आंसर आ गया डी। फेस कार्ड, बच्चों हमने बताया था किंग क्वीन जैक एक, ये फेस कार्ड होते हैं। बट इन फेस कार्ड में से देखो, किंग क्वीन जैक, हाँ एक नहीं, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, ये फेस कार्ड है। तो 3 3 6 3 3 3 4 12 फेस कार्ड होते हैं। बट उसमें से आपने एक ये रहा क्वीन, एक ये रहा क्वीन, 2 3 4 और 5 और 6 कार्ड तो पहले ही निकाल लिए। तो फेस कार्ड कितने बचे? टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं, 6 तो आपने पहले ही अलग निकाल के रखे। तो अभी कितने बचे हैं? 6, और टोटल कार्ड कितने हैं? 44। ऐसे करना था। 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, कितना आ गया? 3/22। आंसर है यही, एकदम राइट आंसर है। समझ गए आप लोग? आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा मुश्किल इस वजह से लगा होगा कि कुछ पहले ही निकाल के रखे हैं। अब जो प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है वो उनमें से पूछ रहा है जो बचे हुए हैं। बचे कितने? 44। जो पहले ही निकाल लिए हैं उनमें से वो कोई भी प्रोबेबिलिटी नहीं पूछेगा, क्योंकि वो तो निकाल के फेंक दिया भाई साहब ने, ठीक है। आप ये वाले क्वेश्चन समझे क्या? बढ़िया क्वेश्चन था एकदम, समझ रहा? ये बात याद रखना, किंग क्वीन जैक ये फेस कार्ड होते हैं। 3 6 3 3 9 3 4 12 फेस कार्ड हो गए। उनमें से ये 4 फेस कार्ड आपने पहले ही निकाल लिए थे, तो बचे कितने फेस कार्ड? 6। फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी पूछा है 6/44, कभी 52 कर दो, ठीक है। ओके, नोट इट डाउन फास्ट, आसान था ये वाला भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, आसान है। साइड में हमने लिखा है उसका सैंपल स्पेस। 9 में बोला है इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, 2 बार उछाला। एक कॉइन को 2 बार उछालो या 2 कॉइन को एक साथ एक ही बार उछालो, तो एक ही बात होती है। 2 कॉइन को एक साथ उछालो एक ही बार, एक कॉइन को 2 बार उछालो, दोनों बात सेम है, ठीक है, याद रखना। इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, फेयर कॉइन है मतलब एक तरफ हेड एक तरफ टेल है, 2 बार उछाला। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 हेड। एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आना चाहिए। बच्चों एक बात सुनो, जब एक कॉइन को 2 बार उछालते हो तो ये आउटकम्स होते हैं टोटल। ये तो 2 कॉइन के हैं और ये वाले जो हमने लिखे हैं ये वाले 3 कॉइन्स के हैं, याद रखना, ठीक है। या तो हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा, टेल हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगा जब 2 कॉइन उछालोगे, या फिर एक कॉइन को 2 बार उछालोगे, ठीक है। उसने कहा प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आना चाहिए, नहीं भी आएगा तो काम चलेगा। देखो ये आ रहा है, एक हेड यहाँ पे आ रहा है, और सर एक हेड यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 2 हेड आ रहे हैं, ये रहे, यहाँ पे 2 हेड आ रहे हैं, ये अपने काम का नहीं है। यहाँ पे एक भी हेड नहीं आ रहा है, ये अपने काम का है। ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड आना चाहिए, एक ही तो बोले, हाँ, एट मोस्ट 1 हेड। ज़्यादा से ज़्यादा जब एट मोस्ट बोलेगा उस केस में मैक्सिमम जो उसने बोला है कितना, 1 हेड, तो 1 को ही काउंट करना है।
और उसको काउंट करना है जो होगा ही नहीं। तो 1 हेड यहाँ है, 1 हेड यहाँ है, यहाँ पे हेड नहीं है तो इसको भी काउंट करना है। ठीक है, समझ गए। एट मोस्ट, अगर एट लिस्ट बोलेगा तो एट लिस्ट में वो वाला तो काउंट करना है, उससे ज़्यादा वाला भी काउंट करना होता है। एट मोस्ट में वो तो काउंट करना होता है, उससे अगर हो ही ना, उससे कम हो या हो ही ना, वो काउंट करना होता है। बात समझने की कोशिश करना। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी क्वेश्चन नंबर 9 में, तो 1 2 3 3 अपॉन टोटल 4 आंसर आ जाएगा। समझ गए। एट मोस्ट के केस में 1 हेड बोला है तो 1 हेड को तो लेना ही है, जो नहीं होगा उसको भी लेना है। एट लिस्ट बोलता तो एट लिस्ट वाले केस में 1 हेड को तो लेता ही, और 1 से ज़्यादा हेड मतलब 2 उसको भी लेता। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। नंबर 10 करते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। बच्चों दिन में वीडियो बनाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है यार, कभी कभी जब मैं दिन में बनाता हूँ तो बड़ी दिक्कत होती है। दिक्कत इसलिए होती है, कभी तो आलू वाला, कभी प्याज वाला, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखो ध्यान से, लिखा क्या है, एक बार ये आपके सामने आया होगा, आप देखो ट्राई करो। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड व्हेन 2 फेयर कोइंस आर टॉस टुगेदर। जब 2 कोइन उछाले तो यही बात बनेगी, एक साथ 2 कोइन उछाले तो यही बात बनेगी। गेटिंग 2 हेड, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी, ये रही 2 हेड, प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 अपॉन टोटल कितने 4, आंसर आ गया। 11 क्वेश्चन की तरफ चलो। बोला है अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ कोइन 3 टाइम, 3 बार उछाले। इस बार एक गेम ऐसा है जिसमें 3 बार कोइन को टॉस कर रहे हैं, तो 3 बार टॉस करोगे, ये रहे उसके टोटल आउटकम्स। तीनों बार हेड आ सकता है, 2 बार हेड, 1 बार टेल, हेड टेल हेड टेल टेल हेड हेड, और ऐसे ही हमने टेल के केस में लिखा है। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, आपको इसका लिखना कैसे है, सैंपल स्पेस, तीनों हेड लिखना, बाद में टेल की एंट्री कराना, फिर इसको बीच में लेके आना, फिर इसको शुरू में। तीनों टेल लिखना, बाद में हेड की एंट्री कराना, फिर इसको बीच में लेके आना। इसको कैसे किया है, तीनों टेल 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 हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल। बच्चों ये हमने क्या लिख दियो, हेड टेल टेल, ऐसे बनते। बात समझ पा रहे हैं। टोटल कितने हो गए आउटकम 8, टोटल आउटकम कितने हो गए 8, समझ पा रहे हैं। तीनों टेल 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 हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल, हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड, समझ गए। ठीक है, बोला है इफ गेटिंग द सेम रिजल्ट इन ऑल द टॉसेस इज अ सक्सेस। गेटिंग द सेम रिजल्ट इन ऑल द टॉसेस, हर एक टॉस में सेम रिजल्ट आने का मतलब या तो तीनों हेड या तीनों टेल। तो या तो ये वाली बात करेगा वो, या ये वाली बात करेगा टेल वाली। कह रहे तभी सक्सेस होगा जब सेम रिजल्ट आएगा, मतलब या तो तीनों हेड आएगा या तीनों टेल आएगा। बिल्कुल ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉजिंग द गेम, गेम को लॉस करने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। सक्सेस कब हो रही है, सक्सेस जब हो रही है जब तीनों बार सेम रिजल्ट आ रहा है, या तो तीनों हेड आ रहे हैं या तीनों टेल आ रहे हैं। ये तो अपने सक्सेस वाले हैं। तो गेम को लॉस करने वाले कौन से सर, ये 1 2 3 4 5 6 ये हैं, ये अपने फेवरेबल है। तो 6 टोटल कितने हैं 8, मतलब 3/4, 2 से डिवाइड किया, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। ये तो हमारे वो हैं जो सक्सेस वाले हैं। टोटल 8 है, 2 सक्सेस वाले हैं, 6 बची हैं। 6 हमारे कौन से हैं सर, ये हारने वाले हैं। बस हो गया काम, आगे आ जाओ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 एग्स। 400 एग हैं, 400 एग में से बैड एग को पाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.045। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द बैड एग इज इक्वल टू 0.045। लैंग्वेज मैं नहीं लिख रहा हूं, केवल मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। थोड़ी कैलकुलेशन आपको, थोड़ी या सारी कैलकुलेशन बता रहा हूं, पर आप लिखेंगे कैसे मैं बता रहा हूं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इज इक्वल टू 0.045, या फिर ऐसे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी, साइड में लिखेंगे गेटिंग बैड एग, बैड एग्स, BAD आएगा। बैड एग की प्रोबेबिलिटी कितना है 0.045। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग 0.05। अच्छा, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितने हैं सर, टोटल हैं 400। अपने फेवर में कितने हैं सर, हमें क्या पता कितने हैं, हमें नहीं पता ना कि वो बैड वाले कितने, उसमें बैड एग कितने वो हमें नहीं पता। तो हमने माना बैड एग जो है वो कितने हैं x। लेट द
लेट द नंबर ऑफ बैड एग्स इज इक्वल टू एक्स। प्रोबेबिलिटी किसके बराबर है ये वाली सर? 0.05 के बराबर है। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसमें। देखो टोटल 400 एग थे, 400 एग में से माना बैड एग एक्स है, तो बैड एग की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.045 आपको दी गई है। तो ये वाली प्रोबेबिलिटी 0.045 के साथ कंपेयर करेंगे, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। उसने यही पूछा है द नंबर ऑफ गुड एग्स इन द लोट। ओहो, गुड एग पूछा है, यहाँ से क्या ये बैड एग आएंगे? हाँ। और गुड कैसे निकालेंगे अभी बताता हूँ। x इज इक्वल टू 0.045 मल्टीप्लाइड बाय 400। 400 इधर जाएगा ना, हाँ। यहाँ से आप 0 रिमूव करेंगे, पॉइंट रिमूव करेंगे, 1 2 3, 3 0 आएगी, 2 0 कैंसिल हो गई बच्चों। 45 मल्टीप्लाई बाय 4, 45 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 10 बचेगा। इसकी मल्टीप्लाई करो, 5 चौक 20 कैरी 2, 4 चौक 16, 17 18 डिवाइडेड बाय 0, 1 0 कैंसिल आउट, कितना आ गया? 18। ये 18 क्या है सर? 18 एक्स की वैल्यू है। एक्स क्या था सर? बैड एग था। तो बैड एग कितने हैं? 18। तो गुड एग कितने होंगे? गुड एग्स कितने होंगे सर? टोटल तो 400 हैं, 400 में से जो गंदे वाले हैं बैड वो कितने? 18। तो कितने बचे हैं सर? ये बचे हैं 300। 18 माइनस करो ना, 10 जाएंगे 90, 8 और 382, ये हमारा गुड एग हो गई। ठीक है, हाँ, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया वाला क्वेश्चन था भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी इज डिनोटेड बाय पी। कोई इवेंट हो रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी पी है, ठीक है। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट इज डिनोटेड बाय क्यू। अब देखो, किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्यू है और इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्यू है। ये तो होने वाली है, ये ना होने वाली है, दोनों को ऐड करके कितना आता है? 1, हमने बताया था। और ये वाली बात आपको याद रखनी है हमेशा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय ए, डिनोटेड बाय पी, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉन अकरेंस ऑफ द इवेंट इज डिनोटेड बाय क्यू, द रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। तो याद रखनी है, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट के होने की ना होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों का सम हमेशा कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, उससे पहले रफ करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं हमारे सामने, अब ये वो वाले क्वेश्चन हैं जो मिक्स हैं, मतलब कभी ये एग वाला क्वेश्चन आ गया, कभी कुछ आएगा, कभी कुछ आएगा, है ना। हमने कार्ड्स वाले कर लिए हैं, कॉइन वाले कर लिए हैं, अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। डाइस वाले भी हमारे हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से देखेंगे सब क्या लिखा है, एक बारी देखो। बोला है अ गर्ल कैलकुलेट दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर विनिंग द प्राइज इन अ लॉटरी इज 0.08। ठीक है, एक लॉटरी में विन होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसकी है 0.08। ठीक है, फर्स्ट प्राइज विन करने की जो प्रोबेबिलिटी है, इफ 6000 टिकट्स आर सोल्ड, टोटल 6000 टिकट तो सेल हुए हैं। हाउ मेनी टिकट हैज़ सी बाउट, तो उसने कितने टिकट खरीदे। बच्चों टिकट खरीदेगी तभी तो लॉटरी लगेगी, हमें नहीं पता कितने टिकट खरीदे। हमने मान लिए उन्होंने जो टिकट खरीदे हैं वो टिकट खरीदे हैं एक्स। कितने खरीदे हैं? एक्स। टोटल टिकट कितने हैं सर? 6000 हैं। तो इन टिकट में से ही तो लॉटरी लगने वाली है भाई। टिकट खरीदेगी तभी तो जाके लॉटरी लगेगी, फर्स्ट प्राइज मिलेगा। तो कितने टिकट खरीदे? मान लो एक्स टिकट खरीदे, डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं? 6000 तो टिकट बेचे गए हैं। और फर्स्ट प्राइज आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.08। फर्स्ट प्राइज कहाँ से आएगा? फर्स्ट प्राइज वहाँ से आएगा जो टिकट वो खरीदेगी उन्हीं टिकट में से आया होगा फर्स्ट प्राइज। बिल्कुल ठीक बात है। तो उसने प्रोबेबिलिटी कितनी कैलकुलेट की? 0.08। तो 0.08 प्रोबेबिलिटी है। और वो प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट कर पाई होगी? जितने टिकट उसने खरीदे होंगे डिवाइडेड बाई जितने टोटल होंगे। उसने भी तो ये वाला दिमाग लगाया होगा कि भाई जितने टिकट खरीदे डिवाइडेड बाई टोटल इतने, प्रोबेबिलिटी इतनी है 0.08। हाँ, तो कैलकुलेट करना है अपने को हाउ मेनी टिकट्स, उसने कितने टिकट खरीदे हैं। तो हो गया भाई, ये तो ऐसा ही था, 0.08 मल्टीप्लाई बाई 6000 बन गया काम। पॉइंट हटाओ, 3 0 लगाओ, 2 0 लगेंगी, सॉरी 2 कैंसिल हुआ, 8 6 48, 480, 1 0 भी आएगी ना। 480 टिकट उसने खरीदे होंगे यहाँ। अच्छा, हालांकि आसान है बट बच्चा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि सर ये टिकट जो खरीदे इसको ऊपर क्यों रखे, टोटल को नीचे क्यों रखे, और प्रोबेबिलिटी 0.08 के क्यों रखे बराबर। 0.08 प्रोबेबिलिटी के बराबर इस वजह से रखा है क्योंकि इन्हीं टिकट में से लॉटरी लगने वाली है उसकी, जो वो अपना प्राइस का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रही है 0.08, वो तो
तभी हो पाएगी ना जब वो कुछ टिकट खरीदेगी। हाँ, तो कितने खरीदेगी सर? x। टोटल कितने? 6000। तो उसने यही दिमाग लगाया सर, हमने तो x खरीदे, मतलब जितने भी उसने खरीदे होंगे टोटल 6000 है। किसके बराबर? प्रोबेबिलिटी 0.08। समझे आप लोग? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। आसान क्वेश्चन है। बोला है अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल एंड n ग्रीन बॉल। एक बैग में, ये मान लो अपना बैग है, 5 रेड बॉल हैं और n ग्रीन बॉल है। n मतलब क्या पता कितनी है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल इज 3 टाइम दैट ऑफ रेड बॉल। ओहो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल इज इक्वल टू ग्रीन बॉल को ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ग्रीन बॉल इज 3 टाइम, कितने टाइम है? 3 टाइम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी का 3 टाइम ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी है। बात समझ पा रहे हैं? रेड बॉल का जो प्रोबेबिलिटी होगा उसका 3 टाइम करना है अपने को। ऐसा करने पर कौन सी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी? ग्रीन वाली। रेड की प्रोबेबिलिटी का 3 गुना करके ग्रीन वाली प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। कैसे निकालेंगे ग्रीन वाली? सर जितनी ग्रीन वाली बॉल होंगी यानी n, उनको ऊपर रखेंगे। टोटल बॉल 5 + n, ये रही, उसको नीचे चिपकाएंगे। इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई रेड वाली कितनी है सर? 5 हैं, डिवाइडेड बाई टोटल कितनी है सर? 5 + n, यही तो टोटल है। बिल्कुल सही बात है। अब थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करोगे क्या? बिल्कुल। 5 + n नीचे से नीचे पूरा कैंसिल कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ कितना बचेगा? n इज इक्वल टू 5 × 3 = 15। ये अपना आंसर है। आसान था, बिल्कुल आसान था। तो ग्रीन वाली बॉल कितना आ गई सर? 15 ग्रीन वाली बॉल हैं। ऑप्शन नंबर 20 का ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। बोला है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज श्योर इवेंट, श्योर टू हैपन। श्योर मतलब पक्का होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1। बच्चों जब श्योर इवेंट होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है, याद रखना। सर्टेन इवेंट श्योर इवेंट है ना, कि भैया वो एकदम होना ही होना है, श्योर है, आप बिल्कुल पक्के हैं कि भैया ये इवेंट होगा ही, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। और जो बिल्कुल भी नहीं होता उसकी प्रोबेबिलिटी 0। इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, किसी इवेंट ई की जो प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है बच्चों वो है 0.023। बिल्कुल सही बात है। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई हैपनिंग इज 0.023। आपको प्रोबेबिलिटी ई डैश की निकालनी। किसकी निकालनी? ई डैश। ई डैश का मतलब होता है ना होने की, ये तो होने की है। ई डैश मतलब ना होने की प्रोबेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। हमने बताया था 1 में से अपने को क्या करना है? माइनस करना है। तो 1 में से माइनस करके इसका आंसर आ जाएगा। एक मिनट रुको। चलिए माइनस करिए बच्चों। अगर आपको इधर उधर की थोड़ी बहुत आवाज़ आए ना तो उसको इग्नोर करना है यार, थोड़ा रहता है दिन में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस। इसको माइनस करो। कैसे माइनस करोगे? देखो 1 में से 1 के बाद 2-3 0 लगा लो ना, पॉइंट लगा के। 0.023 माइनस करना है। 10 में से 3 जाएंगे 7, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे 9 बचेंगे, ये 0, तो कितना आ जाएगा? 0.977। समझ रहे हैं? ई डैश बोले या कई बार वो बोलेगा प्रोबेबिलिटी नोट ई, हम चलो नोट ई लिख देंगे क्वेश्चन में, है ना। तो प्रोबेबिलिटी नोट ई होने की, इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी इतना है। नोट ई का मतलब इवेंट नहीं होने की, या ई डैश का मतलब है नहीं होने की, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, चलो वो तो खैर बाद की बात है। ई डैश मतलब ना होने की, नोट ई मतलब ना होने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, तो सीधा ई बोल देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी इतना है। नहीं होने की पूछा है तो 1 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, किसी इवेंट की होने की P थी और ना होने की Q थी, तो P + Q = 1 आया था ना। हाँ, तो ऐसे यहाँ पे होने की ये रही, नहीं होने की पूछा है तो 1 में से माइनस कर देना। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं, देखो ध्यान से। आ जाएगा यहाँ पे, रफ करना देखते हैं, चलो रफ करें क्या? चलो देखते हैं। अ जार कंटेन 18 मार्बल्स, 18 मार्बल्स है। कितने मार्बल्स है? 18। टोटल मार्बल्स हमारे पास है 18। एक डिब्बे में 18 मार्बल्स हमारे पास है। बिल्कुल सही बात है। बोला है सम आर रेड, इसमें से कुछ रेड हैं, अदर येलो, और बाकी येलो है। मान लो x तो रेड है, x मार्बल हमारे रेड है, तो बचेंगे कितने? 18 - x, ये कितने हमारे येलो। 1 मिनट रफ करना पड़ेगा भाई, आएगा नहीं यहाँ पे। 1 मिनट रुको आप लोग। देखिए अब ध्यान से देखो 18 क्वेश्चन। बोला है 18 मार्बल हैं, उनमें से मान लेते हैं कुछ रेड जो हैं वो x है, तो नंबर ऑफ रेड मार्बल हम x कंसिडर कर लेते हैं। तो येलो वाले कितने बचेंगे सर? 18 - x, ये तो तुम्हें पता है। हाँ चलो
अब आगे क्या बोले, सम रेड एंड अदर येलो इफ अ मार्बल इज ड्रॉन आउट एट रैंडम फ्रॉम द जार, अगर कोई मार्बल अचानक से हमने निकाल लिया रैंडमली, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड इज 2/3। अच्छा, रेड की प्रोबेबिलिटी 2/3 दे के रखी है। हमने इनमें से कोई भी एक मार्बल निकाला, जो प्रोबेबिलिटी उसने दी है कि रेड मार्बल की वो है 2/3। अच्छा मेरी बात ध्यान सुनो, प्रोबेबिलिटी बोला है रेड मार्बल की कितना है 2/3। ये तो बोला है, क्वेश्चन पढ़ो एक बार ही बोला है द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड मार्बल, इट इज अ रेड दैट इट इज रेड इज 2/3 कि ये रेड होगा, जो आप निकाल रहे हो वो रेड होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/3। रेड कितने हैं बच्चों x, टोटल कितने सर ये रहे 18 इज इक्वल टू 2/3। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। 18 वहाँ लेके जाओ, 2 × 18/3, 3 छंग 18, 6 दूनी 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12। x मतलब रेड मार्बल, रेड 12 हैं तो येलो कितने बचेंगे सर, टोटल तो 18 थे, 18 में से 12 गायब करो 6 लो 6 बचेंगे येलो। समझ गए आप लोग, उसने क्या पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ येलो मार्बल्स, येलो कितने हैं सर 6। चलो 18 भी खत्म, 19 की तरफ चलते हैं। इफ अ नंबर x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लिखा है -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये कुछ नंबर आपके पास हैं, आपको एक नंबर इसमें से सिलेक्ट करके चूज करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट, प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो जो नंबर होगा वो होगा x² - 4 के जैसा, मतलब इसको वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x² < 4 इक्वल टू 4 भी लगाए, देखो x² < 4 लगाया, वो कभी कभी इक्वल भी नहीं लगाएगा नीचे, मैं सब केस बताऊंगा ध्यान से देखना। तो वो नंबर जो चूज करना है वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा मतलब उसका जो स्क्वायर होगा वो < 4 होगा। आपने एक नंबर चूज किया है x ही तो चूज कर रहे हैं, उसने बोला है तो x को चूज करना, और वो कुछ ऐसा होगा कि उसका स्क्वायर < 4 होगा। चेक करके देख लेते हैं। अगर मैं -3 यहाँ पे रखूँ, -3 का स्क्वायर कितना होता है 9, +9, क्या +9 < 4 होता है, नहीं, 9 तो बड़ा होता है, तो ये तो नहीं हो सकता वो नंबर। -2 अगर मैं रखूँ, -2 का स्क्वायर क्या 4 होता है, हाँ 4 के बराबर तो हो सकता है क्योंकि बराबर का साइन लगा है, हाँ, तो ये वाला जो नंबर है ये x की कैटेगरी का है क्योंकि इसका स्क्वायर 4 के बराबर आ रहा है, तो एक तो ये हो सकता है अपना काम का। 1 अगर मैं रखता हूँ तो 1 का स्क्वायर <4 होता है, बिल्कुल सही बात है, इक्वल भी आ जाए तो काम चलेगा, ये भी अपने काम का है। 0 का स्क्वायर <4, हाँ सर अपने काम का है, 0 छोटा होता है 4 से, ये भी 1 आ जाएगा, ये वाला 2 भी आ जाएगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और इक्वल का साइन भी लगा है, तो अपने काम के कितने हैं 3, देखो 3 तो नहीं होगा, 3 का स्क्वायर कितना है 9 तो अपने काम का नहीं है क्योंकि 9 4 से बड़ा होता है, उसने कहा 4 से छोटा होना चाहिए या 4 के बराबर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 नंबर अपने काम के हैं, टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7, टोटल है 7, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 5/7, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर वो इक्वल का साइन ना लगाता, सपोज दैट वो लिखता है x² < 4, तो केवल 4 से छोटे होने चाहिए, तो उस केस में -2 भी काम का ना होता, +2 भी काम का ना होता, 1 2 3 केवल ये 3 हम लेते, तो 3/7। समझ पा रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसके अकॉर्डिंग करते जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बोला है अलोट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स, 144 बॉल पेन से, कितने पेन से बॉल पेन्स कितने 144, 20 डिफेक्टिव, 20 तो भैया दिक्कत वाले हैं, मतलब डिफेक्टिव कितने हैं इसमें से 20, बचे कितने सर 124 बचे हैं जो बिल्कुल ठीक है। समझ पा रहे हैं, ये वाले एकदम गुड हैं, ठीक है भाई, 20 डिफेक्टिव हो गए, टोटल 144 थे, 144 में से 20 जाएगा, कितने बचेंगे 124, ये गुड वाले हैं। द कस्टमर विल बाय अ बॉल पॉइंट पेन इफ इट इज़ अ गुड बट विल नॉट बाय अ डिफेक्टिव बॉल पेन। देखो अगर एक कस्टमर है वो केवल अच्छे वाला ही पेन खरीदेगा, खराब वाला पेन नहीं खरीदेगा, और सिंपल है कौन खरीदता है खराब वाला पेन, तो डिफेक्टिव पेन कस्टमर नहीं खरीदेगा, अच्छे वाला केवल वो पेन खरीदेगा, बिल्कुल सही बात। आगे बढ़ो। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम, 144 में खराब वाले भी हैं अच्छे वाले भी हैं, अपने दुकानदार को क्या पता कौन सा खराब है कौन सा अच्छा है, आँख बंद करके एक पेन निकाल के कस्टमर को देगा, ठीक है। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन, एक पेन निकाला फ्रॉम द लॉट एंड गिव्स इट टू द कस्टमर, वो कस्टमर को पकड़ा दिया, ठीक है, एक पेन निकाला और आपको चिपका दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
कस्टमर विल बाय द पेन, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कस्टमर पेन खरीदेगा। इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि कस्टमर पेन खरीदेगा। सर कस्टमर अगर पेन खरीदेगा तो वो केवल उन्हीं पेन में से खरीदेगा जो उनसे पेन अच्छे होंगे। तो क्या ये प्रोबेबिलिटी वो गुड वालों की पूछ रहा है? हाँ, तो 124 बटे क्या 144 लिख देंगे, काम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। क्या कैंसिल हो रहा है, किससे हो रहा है, देखो, अरे 2 से उड़ा दो ना, नहीं पता लग पा रहा तो। 2 6 की 12, 2 दूनी 4, 2 से 14, 2 दूनी 4, 2 से 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 6 की 12, 31/36। आगे देखो, कस्टमर विल नॉट बाय पेन, सेकंड क्वेश्चन में कहा है कस्टमर पेन नहीं खरीदेगा। कब नहीं खरीदेगा? जब पेन डिफेक्टिव होगा, यानी डी वाला। तो ये कितने हैं 20, और टोटल कितना 144, 2 से उड़ाओ 10 बटे, फिर जाएगा देखो 5/36 आ जाएगा आंसर। समझ पा रही है? तो आसान था ना, थोड़ा सा सोचना था। कब खरीदेगा? गुड वाले में। कब नहीं खरीदेगा? सर बैड वालों में, डिफेक्टिव वाले में। बस हो गया काम। नोट इट डाउन फास्ट। अच्छा क्वेश्चन था भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। ध्यान से देखो क्या लिखा है। बोला है कार्ड नंबर 7 to 40, कार्ड्स हैं कुछ, उस पर नंबर लिखे हैं 7 से लेकर 40 तक। चलो बिल्कुल सही है। वर पुट इन अ बॉक्स, एक डिब्बे में आपने रख दिए वाले कार्ड। भाई ये वाले कार्ड जिनमें नंबर लिखे हैं 7 से लेकर 40 तक आपने एक डिब्बे में रखे। पूनम सिलेक्ट अ कार्ड एट रैंडम, पूनम ने एक रैंडमली एक कार्ड सिलेक्ट किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पूनम सिलेक्ट अ कार्ड विच इज अ मल्टीपल ऑफ 7, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो कार्ड पूनम सिलेक्ट करेगी वो 7 का मल्टीपल होगा। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो पूनम सिलेक्ट करेगी कार्ड वो किसका मल्टीपल होगा? 7 का। सुनो यार, 7 के मल्टीपल जरा चेक कर लो, 7 और 40 के बीच में 7, 14, 21, 28, 7 पंजे 35, यही तो होते हैं। 1 2 3 4 5, केवल 5 मल्टीपल होते हैं 7 के, 7 से 40 के बीच में। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी सर? ये 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय टोटल कितने हैं, जरा चेक करके बताओ। क्या कह रहे हो? 40 में 7 गए? नहीं नहीं, 40 में 7 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे? 33। लेकिन 7 और 40 के बीच में 33 नहीं है। 40 में से 7 माइनस करके एक ऐड भी करना होता है, तो कितने आएंगे? 33 + 1 = 34। ये वाली बात याद रखना, जब कभी भी ऐसे डायरेक्टली दे रखा हो ना, जैसे 7 से 40 बोला, यानी 7 8 9 10 11, एपी बन रही है ना, एक का डिफरेंस है। तो जब आप टर्म निकालते हो टोटल टर्म कितनी होंगी, तो टोटल टर्म निकालने के लिए बाद में से शुरू वाला माइनस करके एक ऐड कर दिया करो, ठीक है। कभी आप ये सोचो 40 में से 7 माइनस करो 33, तो इनके बीच में 33 टर्म होंगी, नहीं। जब कभी भी एपी बन रही हो ना जिसमें कॉमन डिफरेंस एक का आ रहा हो, और एक का इजीली निकल जाता है ना, जब एक का कॉमन डिफरेंस आता है तो नंबर ऑफ टर्म इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो कि बाद वाले में से शुरू वाला माइनस करके एक ऐड कर दो, ठीक है। बिल्कुल सही है। तो कितने होंगे टोटल टर्म? होंगी 34। यही हमारा आंसर। 7 का मल्टीपल ऐसे नंबर 5 है जो 7 के मल्टीपल है। टोटल टर्म कितनी है इन दोनों के बीच में? 34। आप ऐसे नहीं करना चाहते तो चेक कर लेना, 7 और 40 के बीच में टोटल टर्म कितना है, ठीक है। और 7 और 40 को ऐड करना है क्योंकि कार्ड्स में 7 और 40 भी लिखा होगा। 22 की तरफ चलो। द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 वेडनेसडे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर, बच्चों एक होता है लीप ईयर, क्या होता है? लीप ईयर। एक होता है नॉन लीप ईयर। इसको रफ करके अच्छे से समझाता हूँ, रुको। नॉन लीप ईयर, सारा ही खेल समझाते हैं इसका। 2 क्वेश्चन है लीप ईयर नॉन लीप ईयर वाले, सब अच्छे से समझाएंगे, दोनों क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये बच्चों अगर लीप ईयर और नॉन लीप ईयर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको कैसे खत्म करना है, उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान से समझो। बच्चों एक तो हमारे पास होता है नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर बोलो या नॉन लीप ईयर, ठीक है, नॉर्मल ईयर। एक होता है हमारे पास लीप ईयर। यस सर, हमें पता है। अच्छा, अगर आपको ये पता है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं और लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। ये वाली बात आप याद रखना, बिल्कुल सही बात है। अब देखो आपको ये भी पता होना चाहिए एक साल में 52 वीक्स होते हैं, और 52 वीक का मतलब कितना हो गया? 7 से मल्टीप्लाई करोगे 364 डेज हो गया। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है। एक बात और सोचो, क्या सोचना है? अगर 364 दिन हो गया, भाई 365 दिन में से 52 वीक कवर कर लेंगे 364 दिन। हाँ, तो 52 वीक तो ये होगा इसमें,
और रहता कितना है सर, एक दिन और रह जाएगा। 52 वीक मतलब 364, एक दिन और ऐड करोगे 365 बन जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। अब ये जो दिन बच रहा है ये सर मंडे भी हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, कुछ भी हो सकता है। इन 7 दिन में से ये वाला दिन कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। 366 डेज वाली बात आएगी, मतलब जब लीप ईयर वाली बात आएगी तो 52 वीक्स तो एक चले जाएंगे, ये 52 मतलब 364 दिन तो वीक में चले गए। बचे कितने सर, 2 दिन रह गए। अब ये 2 दिन में कुछ भी हो सकता है। मान लो अगर एक दिन संडे है तो उससे आगे वाला दिन 100% मंडे होगा। हाँ, तो पहला वाला दिन संडे तो दूसरा मंडे, अगर पहला मंडे तो दूसरा ट्यूसडे, ट्यूसडे तो वेडनेसडे, वेडनेसडे तो थर्सडे, थर्सडे तो फ्राइडे, फ्राइडे तो सैटरडे, सैटरडे तो संडे, सैटरडे तो संडे, संडे तो वापस से मंडे। तो क्या ऐसी सिचुएशन और ऐसी सिचुएशन बन सकती है? क्या लीप ईयर में हमेशा ऐसी सिचुएशन बनेगी? बिल्कुल सही बात है। क्या नॉन लीप ईयर या फिर नॉर्मल ईयर में ऐसी सिचुएशन बनेगी? बिल्कुल। अब वो क्वेश्चन कुछ भी पूछे, अपने को तो इसके हिसाब से चलना है। क्वेश्चन में क्या पूछे है देखो, अभी बता देता हूँ। क्वेश्चन में भाई साहब पूछ रहे हैं कि बताइए, एक मिनट रुको, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नॉन लीप ईयर हैज 53 वेडनेसडे। 22 क्वेश्चन में पूछा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि नॉन लीप ईयर में 53 वेडनेसडे होंगे। नॉन लीप ईयर ये रहा, 53 वेडनेसडे कब होंगे? सर एक बात तो पक्के से हो गई कि अगर 365 दिन होते हैं नॉर्मल ईयर में और 365 दिन में हम इसको ऐसे डिवाइड करते हैं कि 52 वीक और एक दिन बच जाता है, तो भैया 52 वीक अगर आ रहे हैं एक साल में तो 52 वेडनेसडे भी आएंगे, 100% आएंगे सर। हर एक सप्ताह में, हर एक हफ्ते में भैया एक तो दिन होता ही है, संडे भी होता है हर एक में, मंडे भी होता है, ट्यूसडे भी, तो वेडनेसडे भी हो गई। तो 52 वीक में 52 वेडनेसडे तो 100% आ गए, बिल्कुल आ गए। अब सर एक दिन बच गया, अगर इस एक दिन में वेडनेसडे आ जाता है तो 52 वेडनेसडे तो 100% आएंगे ही, और अगर ये भी वेडनेसडे आ जाता है तो क्या तुरंत 53 बन जाएंगे? हाँ ना का जवाब दो यार। हाँ सर बात तो ठीक कह रहे हो। तो क्या 53 वेडनेसडे होना इन 7 दिन पे डिपेंड कर रहा है? हाँ सर, इन 7 में से अगर अपने फेवर में ये वेडनेसडे आ जाए तो क्या 53 वेडनेसडे बन जाएंगे? बिल्कुल सही बात है। तो क्या सर ये जो प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करेंगे इन 7 के बेस पे करेंगे? हाँ, तो टोटल डेज क्या हम 7 कंसिडर करेंगे? यस सर। इनमें से अपने फेवर में क्या केवल एक दिन है? बिल्कुल सही बात है। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गई वेडनेसडे 53 वेडनेसडे आने की। बात समझो है। अगर वो वेडनेसडे के अलावा पूछ लेता है 53 संडे तब भी सेम, 53 मंडे तब भी सेम, 53 ट्यूसडे सेम, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 53, अगर वो 53 पूछेगा। बात समझ समझ पा रहे हो आप लोग? हाँ। अब यही वाला इसमें आंसर था, 1/7, खत्म कहानी। 23 देखो ध्यान से, एक क्वेश्चन यही है, बोला है प्रोबेबिलिटी देखो लीप ईयर बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर सिलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडे एंड 53 मंडे। 53 संडे होंगे एंड 53 मंडे होंगे, किसमें? लीप ईयर में। सर ये रहा लीप ईयर। अब इन्हीं पे डिपेंड करेगा सर। 52 वीक है तो 52 वीक में 52 संडे और 52 मंडे तो 100% आए होंगे। हाँ, तो सर 52 संडे और मंडे तो 100% आ गए होंगे। 53 होने के लिए क्या यहाँ पे जाना पड़ेगा? बिल्कुल सही बात है। संडे और मंडे अगर आ जाएगा, ये रहा, संडे मंडे अगर आ जाएगा तो 52 संडे तो आ चुके होंगे 52 वीक में, और जब वो 2 दिन जो बच रहे हैं उनमें एक दिन अगर संडे का हो गया तो 53 संडे बन गए, दूसरा दिन मंडे का हो गया तो 53 मंडे बन गए। बात समझ पा रहे हो? तो क्या अपने इन 7 केस में से अपने फेवर में केवल यही केस है जो कि 53 संडे और 53 मंडे बना रहा है? हाँ, संडे और मंडे बना रहे हैं। हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? सर ये एक फेवर में है। टोटल कितने? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। आंसर आ गया। ऐसे वाले क्वेश्चन आपको करने हैं। बात समझ पा रहे हो आप लोग? आसान है, ठीक है। तो यही हमारे पास थे 23 क्वेश्चन किए हमने प्रोबेबिलिटी के, और यही क्वेश्चन हमारे पास हैं। इन्हीं में से एग्जाम में आने के चांसेस इससे ज़्यादा रहते हैं। पूछने को तो देखो भाई, वो कॉन्सेप्ट यही रख के, यही वाले क्वेश्चन जो हमने कराए हैं यही कॉन्सेप्ट रख के क्वेश्चन तो कैसे भी पूछ सकता है, बट उतना मुश्किल नहीं आता, आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं
स्टैटिस्टिक्स की तरफ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन यही काफ़ी है, स्टैटिस्टिक्स की तरफ हम चलते हैं। बच्चों देखिए स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन हमारे पास है। फर्स्ट आपको एक डाटा दिया गया है, एज इन ईयर, जो भी ऊपर लिखा है वो छोड़ो, बस डाटे पे फोकस करो। एज दिया गया है आपको और साइड में बोला है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट, ये पार्टिसिपेंट के नंबर दिए गए हैं। आप जब क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे इसमें 15, 19, 19 से 20 ऐसे लिखा था, 15, 19, 20, 24, 25 से 29, 30 to 34, हाँ 35 to 39, 40 to 44, 45 to 49, 50 to 54, ये सब लिखा हुआ था, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखेंगे, 15 से 19 तक लिखा है, फिर अगला 20 से 24 स्टार्ट है। हमें पता है ये वाले में हम क्या करते हैं, ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ध्यान से देखना। हमें करना क्या होता है, थोड़ा ठीक ठाक तरीके से लिखना होता है। मतलब अगर ये 15 से 19 है ना, तो आगे वाला अगर 19 से स्टार्ट होता तो 19 से कुछ होता तो काम चल जाता। तो ये दोनों सेम रखने होते हैं हमें, ये है ना भाई। पहले वाले की अपर लिमिट और दूसरे वाले की लोअर लिमिट हमारी बराबर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो हम क्वेश्चन में बराबर बनाएंगे, उसके बाद आपको स्टैटिस्टिक्स का सवाल सोल्व करना है। ध्यान से देखो, ऐसे में करते क्या हम, पहले वाले में से लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हैं, अपर लिमिट में 0.5 ऐड कर देते हैं। इसमें से 0.5 जाएगा तो 14.5 बचेगा, इसमें ऐड करेंगे 19.5। सारे में ऐसे ही करना है आपको, हर एक में ऐसे ही करता चले जाओ। जब ऐसे करोगे तो क्या ये बन जाएगा, देखो ध्यान से, 20 में माइनस करो 19.5 बचेगा, 24 में ऐड करो 24.5, 25 में माइनस करो 24.5, 29 में ऐड करो 29.5। तो सारे ऐसे ही लिखना। अब ध्यान से देखो, 19.5 ये 19.5, 24.5 पे खत्म हुआ, 24.5 से स्टार्ट हुआ, 29.5 पे खत्म हुआ, 29.5 से अगला क्लास इंटरवल स्टार्ट हुआ। ऐसा बनाना होता है, ठीक है, ऐसा बनाना, तभी आप अपना सोल्व करना। तो हमने इसको थोड़ा ठीक ठाक तरीके से लिख के ये वाला लिखा। अगर ऐसा ही लिखा रहता तो कोई दिक्कत नहीं थी। मान लो 15 से 19 है, फिर 19 से कुछ होता है, 19 से 24 होता मान लो, तो फिर ठीक था। अगर ठीक नहीं है तो ठीक बनाओ। उसके बाद उसने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट दिए हैं, मतलब ये फ्रीक्वेंसी है, ये सब हमारी फ्रीक्वेंसी है। 62, 132, 96, 37, इन सब को ऐड करके हमने नीचे लिखा 365 आ गया, ठीक है। अब ये जो ऊपर डाटा दिया गया था आपको, ये वाला डाटा और ये जो डाटा दिया गया है, इसके बेस पे कुछ पूछा है। क्या पूछा है, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है बच्चों। मॉडल क्लास वो होता है जहाँ फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है ना, उसके कोरस्पोंडिंग जो क्लास होती है उसको मॉडल क्लास बोला जाता है। इन सब में फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा ये है, इसके कोरस्पोंडिंग क्लास ये रही। अब इसको मत देखना, कभी आप सीधा क्वेश्चन पढ़ो कि 132 है फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा और मॉडल क्लास यहाँ पहुँच जाओ आप, ये गलत हो जाएगा। इस डाटा को ठीक करके लिखना पहले इस तरीके से कि भाई जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहाँ से शुरू होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो मामला गड़बड़ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो 132 मॉडल क्लास ये होगी। मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है सर, 19.5। ये फर्स्ट का हमारा आंसर हो गया। बात समझ पा रहे हैं, यस। तो लोअर लिमिट पूछा था यही है। सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास पूछा है बच्चों। मीडियन क्लास क्या होता है, जस्ट ग्रेटर देन n/2 देखना होता है। n का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का सम। फ्रीक्वेंसी का सम हमने पहले ही करके रखा है, कितना आया है 365। अब n/2 निकालो, मतलब 365/2 करते हैं। 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 5 जा, तो 182.5 आएगा। अब इससे जस्ट बड़ा देखो, किस में देखना होता है, CF में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना होता है। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट का तो आंसर आ गया 19.5। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, इसको रफ करके मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखता हूँ। अब हम चेक करते हैं अपना CF वाला ऑप्शन क्या आपसे बनाना आता है, नहीं आता है तो बनाना सीखें। पहली बात तो ये याद रखनी है, ठीक बनाना। दूसरी बात CF बनाना सीखते हैं। CF कैसे बनेगा देखो, ये 62 है, इसको एज इट इज लिखो, आगे वाला इसमें ऐड कर दो, तो 2 और 2 4, 6 और 3 9, 1 ऐसे ही। अब ये वाला इसमें ऐड करो, 6 और 4 10, 9 और 9 18 और 1 19, 1 और 1 2, समझ रहे हैं। अब ये इसमें ऐड करो, 7, 9 और 3 12, 2 और 1 3, ये ऐड करो, 7 और 3 10, 2 और 1 3 और 1 4, 3 ऐसे ही। अब ये ऐड करो, ये कितना बन जाएगा 1 351, ये ऐड करो 361। अब ये 4 ऐड करो, कितना बन गया 365। देखो टोटल सम भी 365 ही आता है। फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वाली टर्म होती है वही CF क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जो लास्ट वाली टर्म होती है
वही फ्रीक्वेंसी का सम होता है, ये वाली बात याद रखना। और जब आप मीडियन क्लास निकालते हैं तो आपको जस्ट ग्रेटर देन n/2 देखना होता है। n 365, n का मतलब फ्रीक्वेंसी का सम, वो कितना है 365। 365 का आधा करो 182.5, 182.5 से तुरंत बड़ा देखना है। किस में देखना है? CF में देखना है। CF हमने कैसे निकाला? ऐसे निकाला, ठीक है, ऐड कर करके। तो 182.5 जस्ट ग्रेटर 182, ये रहा भाई, ये 62 है, ये तो इससे बहुत कम है। ये 194 एकदम बड़ा है 182 से, 182.5 से, हालांकि नीचे वाला भी बड़ा है इससे, बट जस्ट ग्रेटर, उससे तुरंत जो बड़ा आ जाए वही लेना है। तो 182.5, 182.5 ये रहा। अब इसके कोरस्पोंडिंग क्लास में पहुंच जाइए आप, वही इसकी क्या होगी? मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास पूछा है ना, हाँ, तो यही इसके कोरस्पोंडिंग पहुंचो, यही अपनी मीडियन क्लास है। तो मीडियन क्लास क्या होगी? 19.5 से 24.5। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा है? थर्ड क्वेश्चन में इसने पूछा है फाइंड द, अच्छा बी का और वाला पार्ट भी है, ये जो बी इसका और वाला पार्ट है, पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ एज लेस देन 50 ईयर्स हु अंडरगो वोकेशनल ट्रेनिंग। लेस देन 50 ईयर, 50 साल से नीचे वाले आपको बताने कितने पार्टिसिपेंट हैं जो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए गए। मतलब ये डाटा किसी ट्रेनिंग के बारे में था। 50 साल से नीचे वाले आपको बताने। सोचो ना यार, ये वाली एज है, हाँ, ये वाली एज में 44, 44.5 से लेके 49.5 साल तक के हैं। मतलब लगभग ये 50 साल ही हो गया ना लगभग, हाँ। और ये 49.5 साल से ऊपर वाला है, मतलब 50 साल से भी ऊपर वाला होगा, हाँ। तो ये जो हैं, ये सारे के सारे जो इसके नीचे आएंगे, क्या ये सारे के सारे 50 साल से कम वाले हैं? उसने कहा था लेस देन 50। तो ये देखो 49.5 से जो कम है वो 50 से भी तो कम होगा। ये सारे के सारे 49.5 से कम वाले, देखो 44.5 से 49.5 वाले हैं, 39 से 44.5 वाले हैं, 34.5 से 39.5 वाले कितने हैं? उसके कोरस्पोंडिंग दिया गया आपको भाई। 44.5 से 49.5 की एज तक के 10 हैं, 39.5 से 44.5 तक की एज के 11 हैं। ऐसे ही आपको दिया गया। अब जब नीचे नीचे ऊपर ऊपर जब आप जाओगे तो क्या एज कम ही है? हाँ बिल्कुल कम है। देखो 19.5 से 24.5 तक एज, ये कितने हैं? 132 हैं। 14.5 से लेके 19.5 तक है कितने? 62 हैं। 24.5 से लेके 29.5 तक है वो कितने? 96 है। समझ पा रहे हो? तो ये जो एज दे रखा है, इससे लेके इसके एज के बीच में, इससे लेके इस वाली एज के बीच में कितनी फ्रीक्वेंसी है, मतलब कितने पार्टिसिपेंट है, वो साइड में दिए। उसने पूछा 50 साल से नीचे वाले, मतलब ये 49 साल से 49.5 साल से नीचे वाले अगर मैं देख लूँगा वो 50 साल से नीचे वाले ही होंगे। इससे बाद वाले में तो 50 साल से ऊपर वाले हैं, या ये बोलो 49.5 साल से ऊपर वाले हैं, उसका तो कोई मतलब नहीं बैठता। तो इससे ये रहा, ये वाले क्लास इंटरवल का नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितना है? 10। अब ये जो ऊपर है सब 50 से कम है, तो ये सारे के सारे पार्टिसिपेंट क्या अपने आंसर के? हाँ। तो ये सारे के सारे कितने हैं? ये देखो ये सारे बनेंगे 361। आप ऐड कर लेना, इतने ही बनेंगे। इन सब को ऐड करना 361। तो इसका आंसर कितना होगा? लगभग 361 और वाले का। समझ गए? थर्ड पे आओ। 50 साल से नीचे वाले पार्टिसिपेंट बताने थे ना, सबको ऐड कर दो। गिव द एम्पेरिकल फॉर्मूला। एम्पेरिकल फॉर्मूला वो याद है क्या? मीन मीडियन मोड में याद है? मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। याद रखना है, तो बहुत पूछा जाता है। आंसर बस खत्म, यही था। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड तो यहीं हो जाएगा खत्म। एक बात याद रखें क्वेश्चन नंबर सेकंड में, बस तुरंत खत्म। बोला है द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 3। हर एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू 3 इंक्रीज कर दी। देन द मीन ऑफ द डाटा। तो डाटा का जो मीन होगा वो क्या होगा? सर वो भी 3 ऐड हो जाएगा। इंक्रीज कितना हो जाएगा? 3। याद रखेंगे, इंक्रीज बाय 3। अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन को कुछ इंक्रीज करते हैं तो नया वाला मीन भी इंक्रीज हो जाता है। माइनस करते हैं तो नया वाला मीन माइनस हो जाता है। मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाती है नए वाले मीन में। डिवाइड करते हैं तो न्यू वाले मीन में डिवाइड हो जाती है उसी सेम नंबर से। अगर आपने हर एक ऑब्जर्वेशन में 3 ऐड किया है तो न्यू वाला मीन भी 3 ऐड हो जाएगा। अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन में 3 माइनस करते तो नया वाला मीन माइनस हो जाता। डिवाइड करते तो नया वाला मीन डिवाइड हो जाता। मल्टीप्लाई करते तो नया वाला मीन मल्टीप्लाई हो जाता। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी खत्म। थर्ड की तरफ चलते हैं। ज़्यादा नहीं है, टोटल बस 10 क्वेश्चन है, 2 तो कर ही लिए हमने, 8 और रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो ध्यान से। बोले क्या बोले, कहाँ चला गया? ये रहा। द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन एंड द मॉडल क्लास
मीडियन क्लास की और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट आपको बतानी है। सबसे पहले चेक करो क्या ठीक है, हाँ 0, 5, 5, 10, 10, 15 बिल्कुल सही है। 5 पे ख़त्म, 5 से स्टार्ट, 10 पे ख़त्म, 10 से स्टार्ट। ये फ्रीक्वेंसी है बच्चों। जो सबसे ज़्यादा बार आता है पहले उसको चेक करो सर। जो सबसे ज़्यादा बार आता है वो हमारा 20 है। 20 के कोरस्पोंडिंग जो क्लास होती है वो हमारी मॉडल क्लास, तो ये हो गई मोड वाली क्लास, बिल्कुल सही बात है। अब अपने को मीडियन क्लास भी निकालनी है और उनकी लिमिट निकालनी है, लोअर लिमिट। तो मोड क्लास की लोअर लिमिट कितनी होगी सर? 15 है। तो मॉडल क्लास की लोअर लिमिट LM लिख दे क्या? ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ द मोड क्लास, आप समझ जाएंगे। मीडियन क्लास कैसे निकालेंगे? उससे पहले सर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी हो। कैसे? ये 10 को लिखो, 15 ऐड करो 25, ऐड करो 37, आगे वाला ऐड करो 57, आगे वाला ऐड करो 63। ये आ गया अपना CF। फ्रीक्वेंसी का सम कितना होगा? जो लास्ट वाला होगा 63। ये हमारा n बन जाता है। n/2 निकालो, 63/2 कितना होगा? 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 2 5 10, 31.5, 31.5। जस्ट ग्रेटर देखना है, इससे बड़ा देखना है। किस में देखना है? CF में देखना है। 31.5 से बड़ा 25 तो नहीं है, तुरंत 37। यस सर, ये आ गया। इसके कोरस्पोंडिंग क्लास सर ये रही। ये कौन सी क्लास है सर? ये मीडियन क्लास। समझ गए ना? मीडियन क्लास निकालना और मॉडल क्लास निकालना तो बेहद आसान है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के कोरस्पोंडिंग मीडियन क्लास में n/2 से जस्ट ग्रेटर देख लो, उसके कोरस्पोंडिंग क्लास ये रही। इसकी लोअर लिमिट कितनी है सर? 10 है। और इसकी लोअर लिमिट कितनी थी? 15। आपको उनका सम निकालना था, सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास एंड द मोड क्लास। कितना हो गया? 15 + 10 25 हो गया। यही हमारा आंसर। एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चन था, 1 नंबर में। चलिए नोट इट डाउन फास्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 क्वेश्चन हो गए हमारे, बस 7 और रहते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखो। आपके पास कुछ मंथली एक्सपेंडिचर गिवन है, नंबर ऑफ फैमिलीज गिवन है, मतलब जो खर्चा हो रहा है फैमिली का, द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन अ मिल्क पर 200 फैमिली का जो खर्चा है वो आपको गिवन है। ये मंथली एक्सपेंडिचर है। 1000 से 1500 के बीच में 24 फैमिली हैं जो खर्चा करती हैं। 1500 से लेके 2000 के बीच में 40 फैमिली है। सब फैमिली आपको गिवन है और मंथली एक्सपेंडिचर आपको गिवन है। देखो ये जो क्लास इंटरवल गिवन था, हमने इससे XI निकाला। कैसे निकालते थे? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड, ऐसे करते चले गए। ऐड करो दोनों को 2 से डिवाइड, ये सब तुमसे आता है, ठीक है। और नंबर ऑफ फैमिलीज ये रही। आपको ये x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। टोटल 200 फैमिली हमें गिवन है बच्चों। कितनी फैमिली गिवन है? 200। टोटल तो 200 है, इज इक्वल टू x की वैल्यू 28 आई थी। हमने पहले करके रखा था। देखो बताता हूँ कैसे आई। अच्छा, जब आप इन सब को ऐड करोगे, इन सब को ऐड करो, ये सब जो दिखाई दे रहे हैं सबको ऐड करो और 200 के बराबर रखो। सबको ऐड करके किसके बराबर रखो? 200 के। और वहाँ से किसकी वैल्यू निकालो? x की। बात समझ पा रहे हैं? हाँ। जब इन सबको ऐड करोगे तो कितना आएगा? सबको ऐड करके इनको यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐड करो सबको, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ रही थी? 28। 28 कैसे आई होगी बताओ? सोचो कैसे आई होगी 28? अगर हम इन सबको ऐड करके कितना लाएंगे? 172। हाँ देखो 172 ही आएगा ऐड करके, और साथ में x बचेगा। देखो ऐड करता हूँ इनको। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 7 22, हाँसी लगे 2, 4 2 6 और 3 9, 9 12 13 14 और 1 15, 15 और 2 17, 15 और हाँसी कितने लगे थे? 2 ही तो लगे थे, हाँ 17, और साथ में प्लस x है। तो इन सबको ऐड करके कितना आया? 172 प्लस x। किसके बराबर रखा जाएगा? 200 के। भाई टोटल तो 200 फैमिली है, तो सबको ऐड करो 200 के बराबर रखो। तो 172 प्लस x, 172 इधर जाएगा, 200 में से 172 गया 8, कितना बचेगा? 28। ये अपना क्या है? x की वैल्यू। यही हमें कैलकुलेट करना था। हाँ, उसके बाद हमें निकालना है मीडियन एंड द मीन मीन एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क। मीडियन और मीन निकालना है। देखो मीडियन का फॉर्मूला साइड में लिखा हुआ है, बताते हैं कैसे किया। 1 मिनट रुको आप। देखो मीडियन का फॉर्मूला क्या लिखा है? L + n/2 - CF/F × H। अब देखो ध्यान से, मीडियन क्लास निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? सबका सम कितना है? 200। ये तो हो गया n/2 कितना आएगा? 200 का आधा कर ले यार, 100 आ गया। जस्ट ग्रेटर देन 100 देखना पड़ेगा CF में। CF हमने साइड में निकाल रखा है इन सबको ऐड करके। 100 से जस्ट बड़ा सर ये रहा 125। इसके सामने जो क्लास होती है ये रही सर अपनी मीडियन क्लास। बिल्कुल सही बात है।
2500 इसकी एल हो गई लोअर लिमिट। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है सर? 500 का अंतर है। ये अपनी एच हो गई, उठा के यहाँ रखा, एच की जगह पे 500 रखा, एल की जगह पे 2500 रखा, n/2 अपना 100 आया तो यहाँ पे 100 रखा। फ्रीक्वेंसी कितना होता है? सोचो फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अरे एक बात ध्यान रखना आप लोग, जो अपना जस्ट ग्रेटर देन n/2 जो हम निकालते हैं ये 125, इसके जो ऊपर होता है ये अपनी CF होती है, तो ये अपनी होगी CF, या ये बोलो मीडियन क्लास के कॉरस्पॉन्ड, मतलब जिस CF के कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन क्लास होती है उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है जो हम अपने क्वेश्चन में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये 97, ये कितना हुआ 97 डिवाइडेड बाई f। फ्रीक्वेंसी कितनी है? इसके कॉरस्पॉन्डिंग चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ये रहा x, ये तो फ्रीक्वेंसी वाला बॉक्स है। ये कितना आया था अभी हमारा सर? ये आया था 28, ये हमारी हो गई फ्रीक्वेंसी। समझ पा रहे हो? तो इसको यहाँ पे रखा, कैलकुलेशन करना है और कुछ नहीं, ये अपना आंसर आ जाएगा, ये अपनी मीडियन आ जाएगा। अब निकालते हैं इसका मीन। मीडियन के लिए सीधा फॉर्मूला याद रखो, n/2 निकालो, जस्ट ग्रेटर देन n/2 चेक करो CF में, उसके ऊपर जैसे ही आप जस्ट ग्रेटर देन n/2 चेक कर लोगे उसके ऊपर CF है, ये अपना इसके सामने f है, इसके सामने मीडियन क्लास है, ये l हो गया, इन दोनों का अंतर कितना है? h, वहाँ पे रखो, आंसर आ जाएगा। अब इसका मीन कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखना। देखो बच्चों मीन ध्यान से देखो, मीन निकालने के लिए हमने यूज़ किया है एज्यूम मीन मेथड। वो क्या होता है? a प्लस सिग्मा fi di डिवाइडेड बाई सिग्मा fi। अब ध्यान रखना है a बच्चों, ये जो आपका क्लास मार्क दे रखा है, आप इसमें से किसी को भी ए कंसीडर कर लेना। हमने कंसीडर किया है 3250, ये वाली जो क्लास मार्क है इसको हमने ए कंसीडर किया। उसके बाद आपको निकालना होता है डी आई क्या होता है? xi माइनस ए, मतलब इन xi में से ए माइनस करना है। इसमें से ए माइनस करके हमने यहाँ पे लिखा, इसमें से ए माइनस करके यहाँ पे लिखा, इसमें से माइनस किया ये रहा, यहाँ से यहाँ माइनस करोगे ये रहा, इसी में से यही माइनस करोगे 0, फिर इसमें से ये माइनस करो ये, इसमें से ये माइनस करो ये लिखा, इसमें से ये माइनस किया ये लिखा। xi में से क्या माइनस करना है? ए माइनस करना है। उसके बाद fi di निकालना है। fi ये रहा और di ये रहा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते 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 कोरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करते करते हमने साइड में लिख लिया है। यहाँ तक बात समझ में आई आपकी? उसके बाद करना क्या है? जो fi di है उसको ऐड करो सबको। देखो ये सारे नेगेटिव वाले हैं, इनको अलग ऐड किया हमने, ये सारे पॉजिटिव वाले हैं, इनको अलग ऐड किया, फिर इन दोनों को जब एक साथ कंबाइन करके ऐड किया तो हमें पता लगा माइनस के 117500 हमारा आंसर आया था। तो ये fi di आ गया। फॉर्मूले में रखो, फॉर्मूला क्या था? m इक्वल टू मीन इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di डिवाइडेड बाई सिग्मा fi। बच्चों कैलकुलेशन बच्चों कर लेना, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है अगर कैलकुलेशन यहाँ पे करूँगा। a की वैल्यू क्या है सर? 3250 ये रही, प्लस ये कितना है? fi di ऐड करके कितना आया था? माइनस 117500, माइनस 117500 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है? 200, ये रहा 200, प्लस माइनस माइनस, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे डिवाइड करोगे 587.5 आएगा, इसमें से माइनस करोगे आएगा 2662.5। यही हमारा मीन है, यही हमारा आंसर। आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा याद रखना है कि भैया फॉर्मूला कौन सा लगाना है। आप सीधा उससे भी कर सकते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा बन जाती है उससे, है ना। इस वाले से कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, हालांकि लेंदी होते हैं बट उससे कैलकुलेशन और भी बड़ी बड़ी हो जाएगी। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ध्यान से देखना अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है, हम डाटा आपको दे देंगे, आपको ये खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 खुद करेंगे। मीन आपको गिवन है, पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। पहले तो xi निकाल लेना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना और मीन के बराबर रखना, आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? मीन कितना 10.8 है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करके 10.8 के बराबर रखना, पी की वैल्यू कैलकुलेट करना है और आंसर हम लिख देते हैं, पी की वैल्यू आएगी 2। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ध्यान से, मैं पढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। बोला है क्वेश्चन नंबर 6 में द मोड ऑफ अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 75। मोड आपको गिवन है, मोड कितना है सर? मोड 75 हमें गिवन है, ठीक है। मॉडल क्लास दे रखी है, मॉडल क्लास दे रखी है, बड़ी अच्छी बात है। मॉडल क्लास कितना है? मॉडल क्लास हमारी है 6580। ये तो हो गई अपनी लोअर लिमिट, ये हो गई अपनी अपर लिमिट, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। बच्चों मॉडल क्लास से पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो आपको दी गई है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है 6। अच्छा, जो मॉडल क्लास से पहले वाली फ्रीक्वेंसी थी हम उसको f0 मानते थे, वो 6 है, ठीक है। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के बाद जो आएगा उसको हम f2 मानते थे, वो कितना है हमारा सर? वो हमारा है 8। कितना है? 8। चलो
फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ये वाली जो मॉडल क्लास है इसकी फ्रीक्वेंसी यानी f1 मान लो, ये हमें कैलकुलेट करनी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी को f1 माना, उससे ऊपर वाली जो f0 वो जो 6 हमें गिवन है, इससे नीचे वाली f2 मानी, वो कितनी गिवन है 8। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ये वाली क्लास मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी हमें कैलकुलेट करनी है। अच्छा मोड हमें गिवन है, हाँ मोड हमें कितना गिवन है 75। देखो सबसे पहले मोड का फॉर्मूला लगाते हैं। मोड क्या होता है सर, मोड होता है L प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाइड बाई h। ये वाली बात आप याद रखेंगे। ये हमारा क्या होता है बच्चों, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, ये हमारा मोड का फॉर्मूला होता है। बस अब उसके बाद तो कैलकुलेशन है, कैसे करेंगे देखो। मोड कितना है सर 75। L लोअर लिमिट कितने है मॉडल क्लास की सर 65, प्लस f1 सर ये तो कैलकुलेट ही करना है, माइनस f0 सर 6 है, डिवाइडेड बाई 2f1, इसका f1 का 2 गुना, चलो माइनस f0 6, f2 8, हो गया बस काम। ये लो 75 इज इक्वल टू 65 प्लस f1 माइनस 6 बटे 8 और 6 14, 2f1 माइनस के 14। बस अब कैलकुलेट कर लेना, आसान है। इसके नीचे 1 मानो। अच्छा कैलकुलेशन करके दिखाऊं क्या, या कर लोगे, बताओ कर लोगे क्या? चलो करते हैं। इसको 75 इज इक्वल टू, इसको यहाँ पे लेके आओ, 65 मल्टीप्लाइज 2f1 था ना, माइनस 14 इज इक्वल टू f1 माइनस 6। 75 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो, 65 दूनी 120, 120 नहीं 130, माइनस इसकी मल्टीप्लाई 14 पंजे 70, 7 है 14 6 84, 84 और 7 और 4 11 91, बिल्कुल सही बात है। और f1 कौन लिखेगा, ये कितना है, किसके बराबर है, क्या कर दिया है, इसकी मल्टीप्लाई, इसमें प्लस का साइन आएगा बीच में, प्लस f1 माइनस 6 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है 2f1 माइनस 14। समझ रहे हैं ना, कैलकुलेशन है इसकी मल्टीप्लाई इसमें ये ऐड किया, टोटल यही। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लो, इसको यहाँ पे लेके आओ, 75 दूनी 150, f1 माइनस इसकी 75 की 14 में करो 7, 105, ठीक है, इज इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लेना, ये आ गया इज इक्वल टू 130 f1 और एक ये रहा f1, तो 131 f1, 131 f1, हालांकि कैलकुलेशन है और ये माइनस के 97। अब इस थोड़ा सोल्व करो, इसको इधर लेके आओ, 150 f1 माइनस के 131 f1 इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये पहले से माइनस के 97 है, इसको माइनस करो, 131 है ना, तो ये 19 f1 इज इक्वल टू, ये माइनस करो, 10 में 7 गया 3, यहाँ 4 रह गया, 14 में से 9 जाएंगे 5, यहाँ अगेन कितना है 9, ये आ गया। f1 कितना आ जाएगा 953 डिवाइडेड बाय 19, तो पॉइंट में आएगा ये f1, ये आ रहा, ठीक है। इसका आंसर चेक करेगा एक बार रुको, चेक करते हैं कौन सा क्वेश्चन है, एक मिनट बच्चों, इसका आंसर आ रहा है, f1 कैलकुलेट करना था ना यार, इसका आंसर तो 10 आ रहा है बच्चों, तो कहीं पे गड़बड़ हुआ, इसका मतलब ये है हाँ बच्चों, h की तो मल्टीप्लाई ही नहीं की हमने, ओहो बच्चों h की तो मल्टीप्लाई नहीं की, 80 में से 65 जाएंगे कितने बचेंगे 15, हाँ h की मल्टीप्लाई भी तो करनी थी, मॉडल क्लास 65 80, हाँ तो 15 की मल्टीप्लाई कौन करेगा, 15 की मल्टीप्लाई कौन करेगो, इसको यहाँ लेके चले गए, 15 की मल्टीप्लाई भी तो करनी है 15, तो ये 15 की मल्टीप्लाई करोगे तो 15 f1 माइनस के 15 6 की 90, 130 में से 15 ऐड करोगे 145 ऐड करोगे ना फिर, तो 145 f1 910 और ये माइनस के 90, तो ये 1000 हो जाएगा। इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई हमसे। अब इसको इधर लेके आओगे, तो माइनस हो गया 5f1 बचेगा, इसको वहाँ लेके जाएंगे 10 50 पॉजिटिव, ये नेगेटिव ही रहेगा। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 50 आएगा,
और F1 कितना आ जाएगा 50/5 मतलब 10। आसान था बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है, कैलकुलेशन में बस कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, नोट इट डाउन। फर्स्ट आसानी है, मोड गिवन है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी, कभी कभी मीन गिवन होता है। और एक क्वेश्चन, अच्छा मीन वाला तो हमने आपको करने के लिए दिया है जिसमें मीन गिवन था 10.8 और पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। मोड वाला हमने करा दिया, मोड गिवन है, एफ कैलकुलेट करना है। अब वो भी करते हैं जिसमें मीडियन गिवन होगा और किसी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछेगा, उसको भी निपटाते हैं। देखो ध्यान से, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलो। 7th क्वेश्चन आपको खुद करना है, यही वाला है। मोड गिवन है 240, एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक्स क्या है, फ्रीक्वेंसी है कोई आपकी, नंबर ऑफ फैमिलीज आपको गिवन है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी है, कर लोगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये खुद करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलो। 6 हमने कराया, 7 आपको करना है, 8 करते हैं। इफ द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, शुरू के n नेचुरल नंबर का मीन 15 आपको गिवन है, n की वैल्यू कैलकुलेट करो। देखो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। शुरू के n नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 + 2 + 3 + 4। इन सबको जब ऐड करोगे, कितना टाइम ऐड करना है सर, n बार ऐड करेंगे। कितनी बार, n डिवाइडेड बाई टोटल कितने हैं सर, n है, n से डिवाइड लगाओ, ये हो गया मीन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना गिवन है मीन, 15 गिवन है सर। देखो जब इसको ऐड करोगे आप n बार, AP नहीं बन रहा क्या, AP का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1 × d लगाओगे, और ये तो सम ऑफ नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सम है, वो तो डायरेक्ट आता है n + 1/2, याद होना चाहिए। और एक n ये रहा, इसको यहाँ पे लेके आते हैं, 15 दूनी 30n। अच्छा n से तो n कैंसिल हो गया ये, चलो 15 दूनी 30 = n + 1 बचा, इसको इधर लेके आओ, 30 - 1 = n, 29। n की वैल्यू कितने हैं बच्चों, 29। यही हमारा आंसर है। ये याद होना चाहिए आपको कि जब n नेचुरल नंबर का सम करते हैं तो n + 1/2 आंसर आता है। नहीं है तो कैलकुलेट कर लेना, n/2 2a + n - 1 × d वाले फॉर्मूले से। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, बोला है मीन एंड मीडियन गिवन है। मीन गिवन है 14, मीडियन गिवन है 15। बच्चों मोड कैलकुलेट करना है, इंपेरिकल फॉर्मूला लग रहा है क्या, हाँ। मोड कैसे कैलकुलेट होगा सर, 3 मीडियन - 2 मीन से कैलकुलेट होगा। मीडियन कितना है सर, 15, 15 की 3 में मल्टीप्लाई करो सर 45, माइनस मीन कितना है सर 14, 14 की 2 में करो 28, माइनस करो 15 में से 8 गए 7, 3 में से 1 गया 2, 27, 3 में से 2 गया 1 बचेगा 17। ये हमारा आंसर, समझ गए। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें मीडियन आपको गिवन है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी मीन देता है, कभी मोड देता है, कभी मीडियन देता है। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, और ये लास्ट क्वेश्चन हमारे स्टैटिस्टिक्स का, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछते हैं सीबीएसई इसको। ध्यान से देखो, क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, CF हमने निकाला। फ्रीक्वेंसी में 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है हमारी, एक तो फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ये रही F1, और एक फ्रीक्वेंसी ये रही जिसको हमने F2 बोला, बाकी सब गिवन है। CF निकाल, देखो मीडियन हमें गिवन है, इसमें मीडियन गिवन है 32.5। अगर मीडियन गिवन है तो CF निकालना पड़ेगा। CF कैसे निकालेंगे, CF निकालने के लिए फर्स्ट को एज इट इज, बाकी सबको ऐड करो, F1 + 5, ठीक है। अब F1 + 5 में 9 ऐड किया तो 14 बन गया, F1 + 14 में 12 ऐड किया 26 बन गया, F1 + 26 में F2 ऐड किया तो F1 + F2 + 26 बन गया। इसमें ये ऐड करो तो ये रहा, इसमें ये ऐड करो तो ये रहा, ठीक है। अब जो लास्ट वाला होता है वो ही फ्रीक्वेंसी का सम होता है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये आ गया n, फ्रीक्वेंसी का सम, कोई दिक्कत। और फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो हमें क्या गिवन है, यस टोटल हमें गिवन है 40, तो हमने 40 के बराबर रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से थोड़ा सा आप कैलकुलेट, अरे अच्छा तो मैं डर ही गया यार, मुझे लगा मार कर रखा था बोर्ड के ऊपर। हाँ क्या गिरा है सडनली, चलो F1 + F2 = ये 40 है ना, 31 उधर लेके जाओ, 40 - 31 कितना बचेगा, 9। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, F1 + F2 = 9। अच्छा अब एक मेरी बात समझे, मीडियन का फॉर्मूला सर L + n/2 - CF/F × H ये होता है। अच्छा एक बात सोचो यार, n/2 क्या गिवन है, बिल्कुल गिवन है। इस फ्रीक्वेंसी का सम टोटल हमें 40 है, तो n/2 क्या 20 हो जाएगा, हाँ तो n/2 की जगह रखेंगे 20, बिल्कुल सही बात। लेकिन अब
एल कैसे कैलकुलेट करें बच्चों, एक बात सोचो, मीडियन गिवन है 32.5, मीडियन क्लास पहले कैलकुलेट कर लो। हालांकि ये वाले क्वेश्चन में आप घूम जाओगे, जब ये आपको गिवन होगा ना, ये वाला गिवन होगा तो मीडियन जब गिवन होगा और ये सब डाटा दिया होगा तो आप मीडियन की हेल्प से मीडियन क्लास निकालना। मीडियन गिवन है 32.5 और 32.5 बच्चों 30 और 40 के बीच में लाई करेगा, तो यही हमारी हो गई मीडियन क्लास। क्या बात समझ पा रहे हैं? अगर आप n/2 करोगे, 40/2 कितना होता है 20, तो कैसे कैलकुलेट करोगे 20 कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है, कहाँ पे लाई कर रहा है 20, कैसे कैलकुलेट करोगे बच्चों? समझ पा रहे हैं ना? मतलब जस्ट ग्रेटर देन 20 कैसे देखोगे, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, क्योंकि F1 मिसिंग है ना हमारा, तो इसकी हेल्प हम लेते हैं मीडियन से। मीडियन क्लास कैलकुलेट करने के लिए जब फ्रीक्वेंसी ना दी हो हमें, तो मीडियन क्लास कैलकुलेट करने के लिए मीडियन की हेल्प ले लिया करो। 32.5 है तो 30 और 40 के बीच में लाई करेगा, ये रही हमारी मीडियन क्लास। इसके कोरस्पोंडिंग हमारी ये रही फ्रीक्वेंसी। इसके सामने चले जाओ, ये तो हमारा CF होता था। CF कौन सा होता था? जस्ट ग्रेटर वाला, जस्ट ग्रेटर देन n/2 वाला। इसके ऊपर वो वाला CF है जो हमें क्वेश्चन में यूज करना है। बिल्कुल सही। तो L कितना है? 30। L रखो 30 प्लस n/2, 40 का आधा करो, 40 का आधा करो सर 20, तो यहाँ पे 20 रखो, माइनस CF कितना है सर? CF ये रहा F1 प्लस 14। अब क्योंकि माइनस का साइन लगाया तो F1 भी नेगेटिव और 14 भी नेगेटिव, डिवाइडेड बाई F। फ्रीक्वेंसी कितना है सर? ये रहा 12। हाइट कितना है? दोनों के बीच का अंतर सर 10 है, 10 का मल्टीप्लाई लगाओ, सोल्व करो। 30 और मीडियन किसके बराबर दे रखा है? 32.5, तो इस मीडियन को 32.5 के बराबर लगाओ। 30 प्लस 20 माइनस 14 कितने होंगे? 6 माइनस F1 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 10। इसको सोल्व करो, 30 इधर लेके आओ, 32.5 में से 30 जाएंगे तो 2.5 बचेगा। 6 माइनस F1 मल्टीप्लाई 10/12, 12 इधर लेके आओ, 12 पंजे 60, 6 12 दूनी 24 और 6, 24 और 6 30 हो गया। ठीक है, एक पॉइंट लगा दिया। उसके बाद 6 माइनस F1 मल्टीप्लाई बाई 10, 10 से डिवाइड लगाओ, 0 से 0 कैंसिल, 30 है ना, पॉइंट लगा था वो तो 30.030, 30 डिवाइडेड बाई 10 3 इज इक्वल टू 6 माइनस F1। F1 इधर लेके आओ, ये 6 बचेगा, 3 इधर लेके चले जाओ। F1 तो नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो गया, यहाँ पे 6 है, 3 उधर जाके नेगेटिव हो गया, 6 माइनस 3 3। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 3। अब F2 की निकालो, ये 3 उठाओ यहाँ पे रखो, 3 प्लस F2 इक्वल टू 9। यहाँ से F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। समझ पा रहे हो? 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। ये हमने ऐसे क्या कैलकुलेट किया? F1 एंड F2। बच्चों बस यही करना था हमें, इसमें F1 और F2 निकालना था। मीडियन का क्वेश्चन हमेशा ऐसे करना। चलिए, हमारे स्टैटिस्टिक्स भी खत्म हुआ, प्रोबेबिलिटी के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुए, स्टैटिस्टिक्स के भी जो हमने आपको होमवर्क दिया उसे कर लेना। होमवर्क क्या, उसको एक बार ट्राई कर लेना, हो जाएंगे, डरो मत, ठीक है। उसका आंसर हमने आपको बता ही दिया है, कर लेना आप वो, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन लगाओ, प्रोबेबिलिटी के, वो ध्यान से करो, एग्जाम एकदम पास है। चलिए, बाय बाय बच्चों।